हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़ मानो, जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो गुरु, जिंदगी में इंसान जो चाहेगा वो बन जाएगा, कर लेगा। एप्लीकेशन पर जिन्होंने क्लास लिया है उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बन गया है। जिन्होंने एप्लीकेशन पर क्लास लिया है उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यूट्यूब का जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो नया ग्रुप बनाए हैं आप लोगों के लिए। हाँ, अच्छा, एप्लीकेशन के ऊपर ही, एप्लीकेशन में कहाँ पर लिंक है? अच्छा, एप्लीकेशन में जो कोर्स आपका है वो कोर्स खोलेंगे आप, उसके कोर्स के अंदर में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा। क्लियर है? तो भैया जो लोग एप्लीकेशन पर एडमिशन लिए हैं उनके लिए एप्लीकेशन में जाइएगा, अपने कोर्स में जाइएगा और कोर्स के अंदर लिंक है, उस लिंक से जुड़ जाइएगा ताकि सारी समस्याओं का आपका हल हो सके। बहुत बेहतरीन क्लास टेलीग्राम, सॉरी, अब हमारे टोटल सिलेक्शन लाइव एप्लीकेशन है, उस पर बहुत बेहतरीन क्लास चलाया जा रहा है। बस आप जुड़िए, लगातार जुड़िए, लोगों को जोड़ते रहिए। तो मिलते हैं, हम लोग अपने सेशन में आते हैं फिर से। चलिए, तो लगातार जुड़िए। इंसान के जीवन में अगर इंसान ठान ले, मान ले और जान ले तो समझिए कि उसका बेड़ा पार है। अभी आज के बैठक में जो कैबिनेट का बैठक हुआ है बिहार सरकार, उसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो नया पद सृजित हुआ है उसकी वैकेंसी के बारे में बात की गई है। साथ ही साथ जो पंचायत लेवल पे शिक्षक हैं उनके वैकेंसी की बात आज की गई है। शिक्षक की भर्ती भी 20 जून तक आने की पूरी संभावना है। तो गुरु, लगातार पढ़ते रहिए। और ये जो शिक्षा विभाग में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जगह पर जो नया पद सृजित हुआ है, 10 या 12 पंचायत पर एक पदाधिकारी होंगे। ये 2 प्रकार के पद सृजित किए गए हैं नए, जो शिक्षा को मॉनिटर करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट को मॉनिटर करेंगे। और इसकी वैकेंसी मुझे लगता है कि कम से कम आनी चाहिए। तो मुझे लगता है जितना बताया गया है करीब 3000 का, दोनों मिलाकर 2500 3000 वैकेंसी रहेगा। तो ये बहुत भारी संख्या में वैकेंसी है, आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती भी इसी महीने आने की पूरी संभावना है 100%। तो लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। शिक्षक भर्ती बहुत बड़ा इम्तिहान नहीं है। आप चाह लेंगे तो 2 से 2.5 महीना शिक्षक भर्ती के लिए जो बच्चा मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ ले, उसका रिजल्ट हो जाएगा। एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े प्लीज लाइक दिस सेशन, और लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए। आज का सेशन आप लोग हिस्टोरिकल बनाइए गुरु। और लगातार मेहनत कर रहा हूं, मैं आगे भी मेहनत करता रहूंगा, ये प्रॉमिस है आपका। डेली हम इतना थक जा रहे हैं कि आते आते मन तो नहीं करता है कि पढ़ाने जाऊं, लेकिन बोर्ड पर मैं हिम्मत करके जब आता हूं, आपका कमेंट्स देखता हूं तो मुझे पढ़ाने का दिल कर देता है। ये लगातार आपका प्यार मिल रहा है मुझे, आपका सम्मान मिल रहा है मुझे, और प्यार और सम्मान बढ़ाते जाइए। सेशन के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए। शहर के, गांव के, बाजार के, हर जगह के जो भी ग्रुप हो सभी में सेशन को शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इल्बर्ट बिल का विवाद किस वायसराय से जुड़ा है? इल्बर्ट बिल का जो विवाद है वो किस वायसराय से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन है। इल्बर्ट बिल का विवाद किस वायसराय से जुड़ा हुआ है, बताइए। मैं बता दूं कि उस जमाने में, मेरी पूरी कहानी सुनिए, बहुत अच्छा, और आप लोगों को इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं कि किसी भी प्रकार का सवाल पूछेगा तो छूटेगा नहीं। देखो मेरे भाई, इल्बर्ट बिल की कहानी समझिए। आप लोगों को, आप सभी को शुभकामनाएं हैं। भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों की सुनवाई, हाँ बिल्कुल, आसिफ नवाज जी बहुत शानदार बात कर रहे हैं। देखिए भाई, उस जमाने में भारतीय जज जो थे वो ब्रिटिश लोगों का या यूरोपियन का मुकदमा नहीं सुन सकते थे। भारतीय जज केवल भारतीयों का मुकदमा सुन सकते थे, लेकिन यूरोप का जज यूरोप के लोगों का भी मुकदमा सुन सकता था और भारतीयों का भी मुकदमा सुन सकता था। भारत के जज केवल भारतीयों का मुकदमा सुनेंगे। यदि गोली मार दिया यूरोप का कोई व्यक्ति तो उसकी मुकदमा यूरोप का जज सुनेगा, भारत का जज नहीं सुनेगा। ये तो वही बात में हुआ कि गोली हम मार दिए
और सुनवाई हमारे पिताजी कर रहे हैं, तो कितना न्याय हो जाएगा भाई। फिल्मों में होता है वो, पुराने जमाने की फिल्मों में शम्मी कपूर रहते थे, बहुत बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई बदमाश, छोटा भाई इंस्पेक्टर, तो बड़े भाई को दबोच लेता था छोटा भाई, माँ मैं फर्ज के खिलाफ नहीं जाऊंगा, वो फिल्मों में चलता है। लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि अपने परिवार के लोग इंस्पेक्टर हों, आईपीएस हों, जज हों, तो सामान्यतः देखा जाता है कि न्याय मिलने की संभावना बहुत कम ही रहती है। तो मैं बता रहा हूं कि भैया ये तो वही बात न हुआ कि यूरोप के लोगों का मुकदमा यूरोप के जज सुनेंगे, ये तो मैंने गुनाह हम करें और हमारे बाबूजी ही मुकदमा सुने। तो ये जो लॉर्ड रिपन था उसने कहा कि गलत बात है, अब भारतीय जज को भी मिलना चाहिए मौका कि यूरोप के लोगों का मुकदमा सुने। तो एक बिल लाया गया, उसी बिल का नाम था इल्बर्ट बिल। इस बिल में यही था कि अब से भारतीय जज भी यूरोप के लोगों का मुकदमा सुन सकते हैं। इल्बर्ट बिल जो था वो बिल रह गया, कानून नहीं बना, क्योंकि इस बिल के खिलाफ इंग्लैंड में एक विद्रोह हो गया जिसको हम लोग व्हाइट विद्रोह या सफेद विद्रोह कहते हैं। व्हाइट विद्रोह करंट अफेयर ऐप, एक मिनट क्या बहुत लंबा सुन लिए सोनू कुमार, अब कॉपी पेस्ट मत कीजिए प्लीज। करंट अफेयर ऐप कब करवा रहे हैं सर? हाँ, एप्लीकेशन पे भैया शुरू हुआ है सारा विषय, तो करंट अफेयर भी होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी क्लास होगी, सारे विषय होंगे। सोनू भाई प्लीज सुन लिए हम आपकी बात। कुछ बढ़िया सर, एक मैराथन पहले इनमें का करा दीजिए, ठीक है करा देंगे मैराथन भी। सब हो गए, पर सेशन को लाइक कर दो। आज का सेशन हिस्टोरिकल बना दीजिए आप लोग, लगातार इसको लाइक करते जाइए, लाइक करते जाओ गुरु, और इतना बनाओगी। सुन लिया कहानी। तो भैया रिपन ने एक बिल लाया, इल्बर्ट बिल। इस बिल में था कि अब भारतीय जज भी यूरोप के लोगों का मुकदमा सुन सकते हैं, इस बिल में था। लेकिन इस बिल के खिलाफ यूरोप में और ब्रिटेन में एक विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का नाम दिया गया सफेद विद्रोह या व्हाइट विद्रोह। इस विद्रोह के बाद इतना डर गया रिपन कि बिल वापस लेना पड़ा। ये बिल कानून बनबे नहीं किया, मतलब ये बिल लाया गया था अच्छे नियति से, अच्छा मन से, लेकिन बिल को कानून बनने ही नहीं दिया गया। इतना धमका दिया गया रिपन को, बेचारा रिपन इसको वापस ले लिया। इल्बर्ट बिल इल्बर्टे बिल रह गया। लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय, लाया गया था कब? लॉर्ड रिपन के समय। नोट कर लीजिए, ये वही लॉर्ड रिपन है जिसके समय भारत में पहली बार नियमित जनगणना करवाया गया। भारत में पहली जनगणना पूछे तो आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी लॉर्ड मेयो। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो ने करवाया, लेकिन वो नियमित नहीं था, वो रेगुलर नहीं था, वो इरेगुलर था। 1872 में भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाया, पर वो नियमित नहीं था। पहली नियमित जनगणना रेगुलर सेंसस करवाया लॉर्ड रिपन 1881 में। पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाया, और तब से हर 10 साल पर जनगणना शुरू हो गया। फिर 1891 में, फिर 1901 में, फिर 1911 में, फिर 1921 में, फिर 1931 में, फिर 1941 में। उसके बाद आजादी के बाद आजादी मिल गई, फिर 1951 में, फिर 1961 में, फिर 1971 में, फिर 1981 में, फिर 1991 में, फिर 2001 में, और फिर 2011 में। यही जनगणना हुआ। यानी भारत की नियमित जनगणना की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड रिपन 1881 में। वैसे पूछा जाए पहली जनगणना कब हुआ था तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन पहला नियमित जनगणना पूछे तो लॉर्ड रिपन के समय। अब जनगणना की बात आ गई तो याद रखिए, जो साल 1921 का जनगणना था, ऐसे भारत में नियम रहा है कि जब से जनगणना शुरू हुआ तब से हर बार भारत की जनसंख्या पिछले बार की तुलना में अधिक मिला। 81 में हुआ, तो उसके बाद 91 में जब हुआ तो जितना 81 में था उससे ज्यादा मिला 91 में। 91 के बाद 1901 में हुआ तो 1891 से 1901 में जनसंख्या ज्यादा मिला। यानी हर बार जनसंख्या भारत का बढ़ जाता था। पहली बार 1921 में जनसंख्या पिछले बार की तुलना में कम हो गया। इसका कारण था कि उसी समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कई महामारी हुए, तो कुछ लोग विश्व युद्ध में मारे गए, कुछ लोग महामारी में मारे गए। ऐसे में जनसंख्या कम हो गया। जनसंख्या भारत का लोगों के समझदारी से कम नहीं हुआ। 1921 में हर बार जनसंख्या बढ़ जाता था। पहली बार 1921 में जनसंख्या कम हो गया था, वो भी इंसान के कारण नहीं, अपने आप। महामारी में मर गए कुछ आदमी,
कुछ आदमी वर्ल्ड वार में मर गया। ये मत सोचिए कि भारत के लोग समझदार हो गए थे। यहाँ के लोग, भारत में पहला प्रायोरिटी होता विवाह, उसके बाद दूसरा प्रायोरिटी जो होता है वो बच्चा। आपका करियर बने चाहे ना बने, पहले तुम विवाह कर लो। आज भी वही मानसिकता है। हालांकि अब धीरे धीरे बाल विवाह से मुक्त हुआ लोग, 18 साल वाला विवाह से मुक्त हुआ लोग, अब 30 साल में विवाह लोग करता है, लेकिन आज भी वही प्रायोरिटी है, विवाह पहले और उसके बाद तुरंत बच्चा, तभी आगे बढ़िए भैया, न तो मत बढ़िए। जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी था। तो गुरु 1921 में वर्ल्ड वार में मारे गए लोग और महामारी में मारे गए लोग, इस वजह से जनसंख्या कम हो गया। इसीलिए 1921 का जो साल है उसे बोलते हैं जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष। जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष। क्वेश्चन आता है किस साल को, कौन से साल को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष? तो आंसर होगा साल 1921। क्यों? क्योंकि इस साल जनसंख्या पिछले बार की तुलना में कम हो गया था। उसी तरह से साल 1951 को कहते हैं, साल 1951 को कहते हैं जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष। जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष, लघु विभाजन वर्ष, ये भी नोट कर लीजिए। दोनों साल याद रखिए। जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष 1951, जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष 1921। पहली बार जनगणना किसने शुरू किया? लॉर्ड मेयो 1872। और पहली बार नियमित जनगणना किसने शुरू की? लॉर्ड रिपन ने शुरू किया 1881 में। इल्बर्ट बिल किसके समय आया? लॉर्ड रिपन के समय। और क्या था इल्बर्ट बिल? समझ में आ गया। इल्बर्ट बिल के खिलाफ ब्रिटेन में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो सफेद विद्रोह हुआ, व्हाइट रिवोल्ट हुआ ब्रिटेन में 1800 क्या जब लाया गया इल्बर्ट बिल, उसी साल ब्रिटेन में व्हाइट रिवोल्ट हुआ, सफेद विद्रोह हुआ इसी बिल के खिलाफ। तो बिल लाया नहीं गया, बिल वापस ले लिया गया। लॉर्ड रिपन के समय ही पहली बार नगर निगम और पंचायती राज की व्यवस्था हुआ। क्वेश्चन आ जाए आधुनिक काल में, मॉडर्न पीरियड में पंचायती राज और नगर निगम की शुरुआत किसने किया? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही नगर निगम की शुरुआत की थी। बाद में उसी क्रम में पंचायती राज भी शुरू हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय ही पहली बार भारत में कारखाना अधिनियम आया। कारखाना, फैक्ट्री अधिनियम आया। कारखाना कैसे चलेगा, उसमें मजदूर की सैलरी क्या होगी, मजदूर कितने घंटे काम करेंगे, कितने घंटे काम की कितनी मजदूरी होगी, महिलाएं कितने घंटे काम कर सकती हैं, बच्चे कितने उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, कितने उम्र के बाद बच्चे काम कर सकते हैं, ये पूरी नियम कानून यानी कारखाना अधिनियम। भारत में पहली बार कारखाना कानून भी लॉर्ड रिपन के समय आया। लॉर्ड रिपन ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए कि इन्हें सज्जन रिपन कहा जाता है। रिपन को, लॉर्ड रिपन को जेंटल रिपन भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लीटन ने जो बिल लाया था, कौन सा बिल? लॉर्ड लीटन ने कानून लाया था वार्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस के खिलाफ, अखबार के खिलाफ लॉर्ड लीटन ने लाया था वार्नाकुलर प्रेस एक्ट। उस एक्ट को समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया। उसके बाद लॉर्ड लीटन ने सिविल सेवा की उम्र को 21 से घटाकर 19 कर दिया था, जो कि भारतीयों के हित में नहीं था। तो लॉर्ड रिपन ने लीटन की गलती को सुधारा और फिर से सिविल सेवा के एज को 19 से 21 कर दिया। 21 से 19 किसने किया था सिविल सेवा के एज को? लॉर्ड लीटन। लेकिन उसको फिर से 19 से 21 कौन कर दिया? रिपन। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया था लीटन ने प्रेस के खिलाफ, उसको समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के समय पहली बार नगर निगम पंचायती राज आया, पहली बार नियमित जनगणना हुआ, पहली बार कारखाना कानून आया, इल्बर्ट बिल आया। इतने अच्छे कार्य हुए कि इसे लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन या जेंटल रिपन के नाम से जानते हैं। इतनी बात आप याद कर लीजिए। इसमें और भी ऑप्शन है। लॉर्ड कर्जन, मोटा मोटी जान जाइए। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ। लीटन के बारे में बता दिया हूं। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। लॉर्ड हार्डिंग दो हैं, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक लगा। खोंड जनजाति एक जनजाति है, एक आदिवासी है जिसका नाम है खोंड, रट लीजिए। खोंड जनजाति में नरबली, इंसानों की बलि देने की प्रथा थी। इस प्रथा का अंत किसने किया? तो हार्डिंग प्रथम। हार्डिंग प्रथम ने नरबली प्रथा पर रोक लगाया। नरबली प्रथा पर रोक लगाया। नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाया?
तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबली प्रथा, किस जनजाति में था? खोन जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाया? तो भैया ये लगाया लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और इसी के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजों और सिखों के बीच, अंग्रेज और सिखों के बीच एक युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ये भी लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ। पहला पंजाब के सिख और अंग्रेज कब लड़े? लॉर्ड हार्डिंग के समय, हार्डिंग प्रथम के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय क्या हुआ? दिल्ली दरबार हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में दिल्ली दरबार हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में दिल्ली दरबार हुआ और इस दिल्ली दरबार में 3 फैसला लिया गया। पहला, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। दूसरा, बंगाल से बिहार को अलग किया गया और तीसरा, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार किया गया। जॉर्ज पंचम भारत आए। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ। जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम भारत आए और 3 फैसला हुआ। बंगाल से बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया और तीसरा, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। लॉर्ड हार्डिंग पर सचिंद्र सान्याल और भगवती चरण बोरा ने मिलकर बम फेंका था दिल्ली में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। इतना बात याद रखिए तो काम आपका हो जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष के किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया? स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष, बोस, वसु, चटर्जी, बनर्जी, ये सब बंगाल से होते थे। तो लतिका घोष भी बंगाल से थी। उसने किस संस्था की स्थापना की और उसने किस संस्था का नेतृत्व किया? लतिका घोष मूलतः सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर में से एक थी। लतिका घोष सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी में से एक थी। सुभाष चंद्र बोस के कहने पर ही उसने बंगाल में क्रांति को और युवा महिलाओं को जोड़ने के लिए लतिका घोष ने महिला राष्ट्रीय संगठन बनाया। किसके कहने पर? सुभाष चंद्र बोस के कहने पर। सुभाष चंद्र बोस के कहने पर लतिका घोष ने महिला राष्ट्रीय संघ बनाया। किसके कहने पर? लिख लो, सुभाष चंद्र बोस के कहने पर। ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने 1920 में सिविल सेवा की परीक्षा पास की और 1920 में ही सिविल सेवा की परीक्षा पास करके ज्वाइन करके रिजाइन भी कर दिया। सिविल सेवा परीक्षा को पास भी किया, रिजाइन भी कर दिया, क्योंकि उनको असहयोग आंदोलन में भाग लेना था। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए आईसीएस की परीक्षा को त्याग पत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में किया। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, देश बंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था और रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पहली बार किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1938 में हरिपुरा गुजरात में, 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने बाद में आजाद हिंद फौज की सरकार और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। सुभाष चंद्र बोस की एक किताब भी है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक का नाम है, नोट कर लीजिए। आगे आइए, लतिका घोष ने क्या बनाया? महिला राष्ट्रीय संघ। सुभाष चंद्र बोस के कहने पर, उनके सलाह पर राष्ट्रीय महिला संघ की स्थापना लतिका घोष ने किया। एक दिन और पढ़ाया था, इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? भैया इनमें से कौन ऐसे थे
जिनकी विचारधारा समान थी, मतलब दोनों गरम दल के थे या दोनों नरम दल के थे, एक समान विचारधारा, दोनों या तो मॉडरेट थे या एक्सट्रीम थे। अंग्रेजी में एक्सट्रीम, गरम दल को अंग्रेजी में एक्सट्रीम कहते हैं, नरम दल को मॉडरेट कहते हैं। इनमें से दोनों मॉडरेट या दोनों एक्सट्रीम, एक समान विचार वाले लोग का समूह कौन सा है? मतलब चलिए, पहली बार बिल्कुल सही, मनीष सिंह कौशिक जी भी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं आप। चलिए, बिल्कुल सही कहा। आईसीएस का नाम बदल के आईएएस 1947 में हो गया, बहुत शानदार। इनमें से किस व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? गोपाल कृष्ण गोखले इन नरम दल के थे, नरम दल के थे। हाँ, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे, तो अलग अलग हो गए। बाल गंगाधर तिलक और दादा भैरव जी नरम दल के, ये गरम दल के, ये भी नहीं होगा। दोनों समान पूछ रहा है। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये तो लग रहे समान है, ये भी नरम दल, ये भी नरम दल। लेकिन यहां पर सुभाष चंद्र बोस और रमैया, ये नरम दल, ये गरम दल। तो गुरु ये आंसर सी हो जाएगा। एक समान विचार वाले कौन है? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाया। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, 409 लोग देख रहे हैं। सेशन अच्छा लगता है ना कि दम बेकार लगता है? अच्छा लगता है तो लाइक कर दो गुरु। आज का सेशन हिस्टोरिकल बनाइए, लगातार शेयर कीजिए, फटाफट शेयर मारते रहिए गुरु, ताकि अधिकतम लोग जुड़ पाए। आज अधिकतम लोगों की श्रृंखला का रिकॉर्ड बीट हो जाना चाहिए। चलिए, इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? तो हो गया चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाया। कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाया, कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना की। मैं बता दूं कि जब असहयोग आंदोलन चला, जब असहयोग आंदोलन हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, तब गांधी जी ने कहा कि हमारे जितने वकील हैं, जितने जज हैं, वो ब्रिटेन सरकार के कोर्ट को छोड़ दें, वकालत करने न जाएं। भारतीय वकील उनके कोर्ट में वकालत न करें, भारतीय जज उनके कोर्ट में फैसला न सुनाएं, हमारे शिक्षक और प्रोफेसर उनके कॉलेज में न पढ़ाएं, हमारे बच्चे उनके कॉलेज में पढ़ने, उनके स्कूल कॉलेज में पढ़ने न जाएं, उनकी विदेशी कपड़ों को खुलेआम जलाने का आह्वान गांधी जी ने किया। हर लेवल पे ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं देंगे, हमारे कोई भी व्यक्ति उनके यहां जॉब नहीं करेगा, सब अपने अपने पद से रिजाइन करेगा, ये गांधी जी ने आह्वान किया। लेकिन जब 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हुआ, गांधी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, तो गांधी जी जेल से ही कह रहे थे, भले ही आंदोलन बंद हो गया लेकिन असहयोग जारी रहेगा, अंग्रेजों के साथ असहयोग हम जारी रखेंगे, किसी भी लेवल पर उनको सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन उसी दरमियान केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होना था। उसी दरमियान 1921 में 1921 में केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुआ था। मैंने बताया है कि 1921 से पहले केंद्र में एक ही सदन हुआ करता था, केंद्रीय विधान परिषद। लेकिन 1921 में केंद्रीय विधानसभा बनाया गया, तब से केंद्र में 2 सदन हो गया, केंद्रीय विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा। तो केंद्रीय विधानसभा जो 1921 में बना था, उसका तुरंत चुनाव होने वाला था। गांधी जी का कहना था कि उनके चुनाव में भी भाग नहीं लेना है, केंद्रीय विधानसभा का जो इलेक्शन होगा उससे भी हम लोग दूर रहेंगे। लेकिन मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल जैसे कुछ नेता का मानना था कि गांधी जी अंग्रेजों को हर जगह सहयोग मत कीजिए, लेकिन चुनाव लड़ेंगे हम लोग, और चुनाव लड़के उनकी सदन में हम जाएंगे, ताकि उनका जो अंदर अंदर जो चलेगा उनके अंदर, उसका पोल पट्टी हम खोल सकें। जब तक उनके विधानसभा में चुन के नहीं जाएंगे तो उनकी नीतियों के बारे में पर्दाफाश कैसे होगा? सदन के अंदर बैठे रहेंगे तभी ना पता चलेगा भाई कि उनकी नीति क्या है, हमारे साथ वो क्या करने वाले हैं। जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़के उनके विधानसभा में नहीं जाएंगे, तब तक पता कैसे चलेगा? पर गांधी जीत पड़ गए कि नहीं, चुनाव भी नहीं लड़ो तुम लोग। अंत में जब गांधी जीत पड़ गए तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास कांग्रेस से हट के सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाया। और मैं बता दूं, कांग्रेस स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा और बहुमत भी प्राप्त किया। बहुमत इतना कि केंद्रीय विधानसभा के पहला स्पीकर भी जो बना, केंद्रीय विधानसभा का पहला चुना हुआ स्पीकर जो बना, वो कांग्रेस स्वराज पार्टी का था, विट्ठल भाई पटेल। तो केंद्रीय विधानसभा का पहला चुना हुआ अध्यक्ष लिखो कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल। किस पार्टी से थे? तो कांग्रेस स्वराज पार्टी। क्यों बना? समझ में आ गया? सिर्फ केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अगर गांधी तैयार हो जाते, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी,
तभी पार्टी का है बनता। अंत में गांधी धमकी दे दिए कि कांग्रेस में रहना है तो चुनाव लड़ोगे तो हम निकाल देंगे कांग्रेस से। तो दोनों मिलकर कहे भाई निकालिएगा कहले गांधी जी, हम अलगे पार्टियां बना लेते हैं। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक पार्टी बनाई, कांग्रेस स्वराज पार्टी, जिसके पहले अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और पहले सचिव थे मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास और पहले सेक्रेटरी, पहले सचिव मोतीलाल नेहरू थे। इतना याद हो गया। और कांग्रेस स्वराज पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और इसी पार्टी का केंद्रीय विधानसभा का पहला स्पीकर विठल भाई पटेल बने। इसके अलावा जान जाइए, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। और चित्तरंजन दास एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922, कांग्रेस के बिहार में गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे देश बंधु चित्तरंजन दास। और मैं बता दूं कि मोतीलाल नेहरू की बात करें तो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, पहली बार 1919 में और दूसरी बार 1928 में। 1919 में अमृतसर अधिवेशन, 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1929 के कलकत्ता अधिवेशन में भी मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी अध्यक्ष थे और 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भी अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू ने ही 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। नेहरू रिपोर्ट किसने बनाया? तो मोतीलाल नेहरू ने बनाया था नेहरू रिपोर्ट। और मैं बता दूं कि चित्तरंजन दास की मृत्यु 1925 में हुआ और मोतीलाल नेहरू की मृत्यु 1931 में हो गया। मोतीलाल नेहरू कब मर गए? 1931 में। और चित्तरंजन दास कब मर गए? 1925 में। इतना बात याद रखिए, काम हो जाएगा। तो मोतीलाल नेहरू 2 बार रहे कांग्रेस के अध्यक्ष और चित्तरंजन दास 1 बार। इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाया था। पूरी कहानी स्पष्ट है, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा गुरु, साफ हो जाएगा गुरु, कुछ नहीं छूटेगा। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, मनीष सिंह जी बहुत सही बोल रहे हैं आप। ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपिनियन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। भैया हेग ओपिनियन कन्वेंशन 1899 में हुआ और 1907 में हुआ, 2 बार हुआ। हेग में पूरे दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए, पूरे दुनिया से युद्ध को रोकने के लिए नीदरलैंड में एक जगह है द हेग। आप जानते हैं ना, इंटरनेशनल कोर्ट जो है हमारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी कहां है? हेग में है। भैया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, आज जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट जहां पूरे दुनिया के मामले ले जाए जाते हैं, उसका मुख्यालय भी कहां है गुरु? तो द हेग में है। हेग कहां है? नीदरलैंड में। हेग कहां है गुरु? तो नीदरलैंड। और नीदरलैंड का ही पुराना नाम है हॉलैंड, और हॉलैंड का ही पुराना नाम है डच। ये सब एक ही है। नीदरलैंड बोलो, हॉलैंड बोलो, डच बोलो, एक ही बात है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड में एक शहर है हेग। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और नीदरलैंड में ही एक दूसरा शहर है हेग, जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय लिख लो, हेग में है। और इंटरनेशनल कोर्ट बनाया गया और हेग में ही 1899 में और 1907 में क्या हुआ था? हेग ओपिनियन कन्वेंशन हुआ था, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में हस्ताक्षर किया। इतनी जानकारी याद रखिए। लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वैली की हत्या किसने की थी? लेफ्टिनेंट कर्नल कर्जन वाइली की हत्या किसने कर दी थी? तो गुरु ये वही व्यक्ति थे जिनका संबंध था इंडिया हाउस से। लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना, लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। आज वही इंडिया हाउस, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के लंदन में वही इंडिया हाउस आज भारत का एम्बेसी है। एम्बेसी हर देश में हर देश का होता है। भारत में भी कई देशों की एम्बेसी होगी। इंग्लैंड में भारत की एम्बेसी जो है वो किस बिल्डिंग में है? तो भैया इंडिया हाउस में है। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया था 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नोट कर लीजिए। इसी इंडिया हाउस से जुड़े थे मदन लाल ढींगरा इसी इंडिया हाउस से जुड़े थे। लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे। लंदन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी और लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन्होंने 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस से जुड़ गए और बाद में 1909 में इन्होंने क्या किया? कर्जन वाइली की हत्या कर दी।
करजन विली या करजन वाइली की हत्या किसने की? मदन लाल ढींगरा ने कर दिया। और उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा 1940 में, 1940 में उधम सिंह ने जनरल डायर, जो जलियांवाला बाग कांड का दोषी था, उसे उधम सिंह ने गोली से उड़ा दिया। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड के दोषी को, जनरल डायर को गोली मार दी। और मदन लाल ढींगरा ने 1909 में किसको गोली मारी? तो करजन वाइली को गोली मार दिया। बाकी लाला हरदयाल गद्दर पार्टी से जुड़े थे, और रोशन सिंह ये जुड़े थे काकोरी ट्रेन लूट से। काकोरी ट्रेन एक्शन, लखनऊ के निकट ट्रेन को लूट लिया गया। लखनऊ के निकट काकोरी एक जगह है जहां ट्रेन को लूटा गया। उस लूट कांड से जुड़े थे रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। ये 9 अगस्त 1925 की रात, 9 अगस्त 1925 की रात लखनऊ के निकट काकोरी में ट्रेन को लूट लिया गया। उस लूट कांड में सबको फांसी दी गई। ब्रिटिश सत्ता शासन को झकझोर कर रख दिया। उस लूट कांड ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया, इतना हिलाया कि उसमें जितने भी दोषी थे सबको फांसी पे चढ़ा दिया ब्रिटिश सरकार ने। एक चंद्रशेखर आजाद भाग निकले थे, लेकिन रोशन सिंह वही थे। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दी। और लाला हरदयाल ये जुड़े थे गद्दर पार्टी से। लाला हरदयाल का संबंध था गद्दर पार्टी से। नोट कर लीजिए भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ होगा, सारे विषय लाए जाएंगे, लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास साथ साथ चलता रहेगा। वजह बताते क्यों? आधुनिक भारत का इतिहास क्यों बताते हैं? बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री की संख्या ज्यादा रहता है। अब बीपीएससी 71वीं दीजिए या 70वीं का क्वेश्चन देखिए, या इससे पहले जितना भी बीपीएससी का पेपर हुआ देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल 20-22 की संख्या में रहता है। 150 प्रश्न में अकेले 20-22। हम चाहते हैं कि वो 20-22 में से 22 में 22 सवाल हो यहीं से, और होगा भी। अभी तक मैंने जितना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल अब प्रीवियस पेपर जाकर देखिए ना, एक सवाल नहीं छूटेगा। इस वायसराय के शासन काल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट, विधवा पहले विवाह नहीं कर सकती थी, कानूनी मान्यता नहीं था। एक बार पति आपका मर गया, चाहे आपकी उम्र 10 साल की हो, या पहले तो आदमी के 10 साल में 10 साल की लड़की, 10 साल का लड़का विवाह हो गया, 6 महीना की लड़की, 6 महीना का लड़का, विवाह लोग कर देते थे। गुरु बता तो रहे, राजस्थान में आज भी प्रचलित था। बड़ा हुआ तब पिताजी ने बताया, बेटा तुम ज्यादा घूमो फिरो मत, तुम्हारा शादी हो गया है, ये एड्रेस से जाके मिलाओ। कहने का मतलब यह है कि बाल विवाह होता था। और ऐसे में पति गलती से मर गया तो पता चला उसमें पत्नी की उम्र मात्र 15 साल का है, और पति मर गया। अब पूरी जिंदगी उसको काटना है, अकेले विवाह नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, अकेले काटना हो तब भी कटेगा, लेकिन दिक्कत यह था कि विधवा को अशुभ माना जाता था। उसको लोग अगर किसी पूजा में चली जाए, किसी शुभ कार्य में चली जाए, विवाह में चली जाए, किसी कथा में चली जाए, तो उसको धक्का मार के, उसको पत्थर मार के लोग भगाते थे। कहीं कहीं तो डायन भूत बना दिया जाता था उसे। इतनी अवहेलना झेलना पड़ता था कि बेचारी खुदे मर जाती थी। वो सोचती थी कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि रियल में मर जाएं। लोग अंत में वो सती होने के लिए बाध्य हो जाती थी, जबरदस्ती सती किया जाता था। सती जिसको किया जाता था उसको भांग अफीम खिला दिया जाता था जम के, और नशे में सिकड़ में बंधा हुआ चलती थी, और उसको पूरा एकदम पूरा मुंह में रंग उंग लगा के पूरा, ये तो देवी हो गई है, सती देवी, सती हो जाएगी तो ये देवी बन जाएगी। इस तरह से करके सती प्रथा, सती जैसे क्रूर प्रथा को अंजाम दिया जाता था, जिसको राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से क्या किया गया, समाप्त किया गया था 1829 में। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती जैसे क्रूरतम प्रथा का रोक लगाया गया, और एक महान व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा को विवाह करने का कानूनी मान्यता मिला। गुरु 15 साल में जो लड़की विधवा हो गई वो विवाह नहीं करेगी, ये कितना गड़बड़ था। विधवा को लोग अशुभ मानते थे, विवाह तो दूर करना, कोई विवाह कैसे करेगा इतनी अशुभ लड़की से। गुरु मैं बता दूं कि इतने महान व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने प्रयास से विधवा पुनर्विवाह कानून लाया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय। कब आया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में लाया गया, और खुद एग्जाम्पल सेट करते हुए, विधवा अशुभ होती है, जिसके घर में आएगी भैया उसके घर में तो नाश हो जाएगा। भैया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने इकलौते बेटे का विवाह, अपने इकलौते बेटे का विवाह विधवा से कर दिया। सोचिए, आज के लीडर जनता पे कानून प्रयोग करते हैं, अब पहले के लीडर अपने ऊपर प्रयोग किए। देखो मेरे यहां कुछ नहीं हुआ, विधवा से अपने बेटे का विवाह किया, अब मेरे घर में सुख शांति है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
तो भैया एग्जाम्पल सेट किया, इतने महान लोग। तो भैया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग, चार्ल्स कैनिंग नहीं, लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून आया। अब विधवा को विवाह करने का मान्यता मिला। ऐसी कई क्रूर प्रथा थी, मैंने भी बताया कि खोंड जनजाति में नर बलि, इंसान की बलि दी जाती थी, कन्या शिशुवध, बेटी के जन्म लेते ही मार दिया जाता था। ऐसी कई कुरीतियां हमारे समाज में, धर्म में व्याप्त थी, जिसे दूर करना अति आवश्यक था, अनिवार्य था। लेकिन उस समय जब इसे दूर किया गया तो लोग कहे भैया ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे आज 3 तलाक को इस्लाम से समाप्त किया गया, तो इस्लाम के कई सारे लोग बोल रहे हैं कि धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है। पर अगले 100 साल बाद उसी बच्चे को कहानी सुनाइएगा कि 3 तलाक देकर के पति पत्नी अलग हो जाते थे, हस्बैंड वाइफ, तो उसी का बच्चा बोल गया। ऐसा होता था, वे तीन बार तलाक 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 बोलने से अलग हो जाते थे, रिश्ते टूट जाते थे। अरे कैसी प्रथा थी। जैसे आज सती को हम देखते हैं आज के चश्मे से, पर बड़ा क्रूर प्रथा था गुरु। उस समय लोगों ने क्या बोला कि धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रांति का कारण। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं। ये वही लॉर्ड कैनिंग हैं जिनके समय में 18 विधवा पुनर्विवाह कानून तो आया, साथ ही साथ 1857 की क्रांति हुई। लॉर्ड कैनिंग के समय ही, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो सेशन को लाइक कर दीजिए। 498 लोग हो, 498 लाइक कम से कम चाहिए। सेशन को लाइक कर दो गुरु। मैं कह रहा हूं लॉर्ड रिपन के समय ही 1857 की क्रांति हुई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1857 की क्रांति हुई, दूसरा पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। इसलिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय भी कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, नोट कर लो, 1 नवंबर का डेट याद करो। इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ा गया। किसने पढ़ा? तो लॉर्ड कैनिंग ने स्वयं पढ़ा। कहां पढ़ा? इलाहाबाद में, प्रयागराज में पढ़ा। भैया पूछा जाए महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? तो खुद लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। कहां पढ़ा? इलाहाबाद में पढ़ा। घोषणा पत्र कब आया? तो 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र आया लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 में क्रांति हुआ, और 1857 में ही 1857 की क्रांति भी हुई, और 1857 में ही कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय बनाया गया। कोलकाता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत का पहला बजट आया। भारत का पहला बजट पेश हुआ लॉर्ड कैनिंग से। रट लो, विल्सन नाम के अर्थशास्त्री ने भारत का बजट पेश किया। भारत का पहला बजट किसने पेश किया? विल्सन नाम के इकोनॉमिस्ट, विल्सन नाम के अर्थशास्त्री ने पेश किया, और लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत का पहला बजट आया। लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत के 3 विश्वविद्यालय तो बने ही 1857 में। भारत के 3 हाई कोर्ट भी बने, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुआ। और लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला वायसराय था। ये भी नोट कर लीजिए। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही विधवा पुनर्विवाह कानून आया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। इतनी बात याद कर लीजिए, एक सवाल नहीं छूटेगा। यानी कैनिंग के समय 3 विश्वविद्यालय और 3 हाईकोर्ट दोनों बने। पहली बार बजट आया, वायसराय, गवर्नर जनरल बन गए वायसराय। इस नाते भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह कानून आया, 1857 की क्रांति हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ, और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया 1 नवंबर 1858 को। कहां छूटेगा क्वेश्चन? चलिए आगे आओ। क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना गुरिल्ला राजनीति से युद्ध लड़ने के लिए की गई? इसका उत्तर दो। सामान्य सा क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध के लिए जल्दी बताइए।
चलिए जरूर बताइए जल्दी से, जल्दी से हम लोग उत्तर सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए मैं कह रहा था गुरिल्ला युद्ध मतलब होता है कि छुप कर वार करना। पहली बार गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत शिवाजी ने किया था। लेकिन भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत शिवाजी ने किया और 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह ने भी गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। गुरिल्ला युद्ध का गुरिल्ला मतलब छिप जाना, और रैंडम जब वहां से सेना गुजरने लगे तो रैंडम उस पर हमला कर देना, उसी को बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध। छिप कर डायरेक्ट वार करना, इसी को बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध। इसकी शुरुआत शिवाजी ने किया था और बाद में 1857 की क्रांति में इसी युद्ध की शुरुआत बाबू कुंवर सिंह ने किया था। लेकिन भारत में गुरिल्ला युद्ध के रूप में लड़ने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना गुरिल्ला युद्ध को रणनीति को से लड़ने के लिए किया गया। सीआरपीएफ की स्थापना, पहली बार गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने किया? शिवाजी। 1857 की क्रांति का वह नेता कौन था? 1857 में बहुत लोग लड़े, लेकिन वह नेता कौन था जिसने गुरिल्ला युद्ध को अपनाया, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाया? वो थे बाबू कुंवर सिंह। चलिए इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई? कौन सा पुरस्कार सबसे अंत में हुआ? दादा साहब फाल्के अवार्ड। यह शुरू हुआ 1969 में। भारतीय ज्ञानपीठ यह शुरू हुआ 1961 में, और अर्जुन अवार्ड ये भी 1961 में शुरू हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न 1991-92 में शुरू हुआ। नोट कर लीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, नोट करो गुरु, दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो सबसे बाद में कह रहा है ना, सबसे बाद में कौन शुरू हुआ? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में वर्तमान में 25 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए जाते हैं। लिख लीजिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख रुपए, खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए जाते हैं। नोट कर लीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? दादा साहब पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया? तो देविका रानी। लिख लीजिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो देविका रानी। नोट कीजिए। और वर्तमान में मिथुन चक्रवर्ती। लिखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्तमान में किसे दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती। करंट अफेयर भी साथ में कर लो। मिथुन चक्रवर्ती को वर्तमान में दिया गया है। और पहला व्यक्तित्व थे जिनका नाम था देविका रानी, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। इस बार किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला। नोट कर लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, पहले व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप पहले व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नोट कर लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। वर्तमान में किसको मिला है? रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य बहुत बड़े राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, बहुत बड़े संत हैं, कुछ भी आंख से दिखाई नहीं देता पर बड़े बड़े ग्रंथों के जानकार हैं, बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं रामभद्राचार्य। इनको अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पहला ज्ञानपीठ मिला जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए, और अभी वर्तमान में जो ज्ञानपीठ मिला है वो रामभद्राचार्य को मिला है। और बता दूं आपको, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, और पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ मिला वो थी आशापूर्णा देवी। पहले व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ मिला, नोट कीजिए, कौन थे भैया? जी शंकर कुरूप। मलयालम भाषा के लिए पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ मिला आशापूर्णा देवी। बांग्ला भाषा के लिए हिंदी के पहले व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ मिला सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी की पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ मिला महादेवी वर्मा। और वर्तमान में ज्ञानपीठ किसे मिला? रामभद्राचार्य। सुन लो फिर से, पहला ज्ञानपीठ किसे मिला? जी शंकर कुरूप। पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ मिला आशापूर्णा देवी, ये बांग्ला के लिए थे, और जी शंकर कुरूप मलयालम के लिए। हिंदी के पहले व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ मिला वह है कौन? वह है सुमित्रा नंदन पंत। और हिंदी की पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ मिला वह महादेवी वर्मा। और वर्तमान में किसे ज्ञानपीठ मिला है? रामभद्राचार्य। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2025 में 4 लोगों को मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2025 में 4 लोगों को मिला है। नोट कर लीजिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, नोट कर लीजिए गुरु, 2025 में 4 लोगों को मिला है। उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसको भी। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था विश्वनाथन आनंद को। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी नोट कर लीजिए किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को मिला था।
विश्वनाथन आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इसको नोट कर लीजिएगा। किसको 2025 में किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, डी गुकेश और प्रवीण कुमार। हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर 2025 में किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, इन चारों लोगों को मिला है एक साथ। मनु भाकर, डी गुकेश नोट करंट अफेयर भी साथ में कर लीजिए। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो। डी गुकेश और प्रवीण कुमार नोट कर लीजिए। इन सब को मिला है क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सॉरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो भाई समझ गए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति दादा देविका रानी। अभी वर्तमान में किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। भारतीय ज्ञानपीठ के बारे में बता दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप मलयालम के लिए, और पहली महिला आशापूर्णा देवी बांग्ला के लिए। हिंदी के पहले व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ मिला सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी की पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ मिला महादेवी वर्मा। इस साल किसको ज्ञानपीठ मिला? रामभद्राचार्य। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथन आनंद, जो शतरंज खेलते हैं, और पहला मिला था। और इस साल 2025 में किसको मिला है? 4 लोगों को एक साथ मिला है। हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, डी गुकेश शतरंज से, और प्रवीण कुमार। इन चारों लोगों को कंबाइंड रूप से दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1992 में हुआ। और पहला पुरस्कार किसको मिला था? ये मिला था विश्वनाथन आनंद को। और इस साल 2025 में 4 लोगों को मिला है कंबाइंड रूप से, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार। इतना याद रखिए, यानी सबसे बाद में ही शुरू हुआ था। चलिए, और अर्जुन अवार्ड बहुत लोगों को मिलता है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ, इसी को बोलते हैं खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? भाई एक बार सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हो। मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कीजिए भैया। जी हाँ, गणेश शंकर कुरूप, बहुत बढ़िया, फुल फॉर्म भी बता रहे हैं। जी शंकर कुरूप मलयालम के लिए, और आशापूर्णा देवी बांग्ला के लिए। हिंदी के पहला व्यक्ति पंत, सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी की पहली महिला कौन? महादेवी वर्मा। और वर्तमान में रामभद्राचार्य। ये थोड़ा करंट अफेयर भी साथ ही करवा दिए ताकि इसी में याद हो जाए। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए गुरु तेग बहादुर, आप जानते हैं सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। और तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। और 5वें गुरु अर्जुन देव। पहला गुरु गुरु नानक देव। सारे गुरु का नाम याद करना जरूरी नहीं है, कुछ गुरुओं का नाम याद कर लीजिए। पहले गुरु गुरु नानक देव। कुल मिलाकर 10 गुरु। सिख धर्म में कितने गुरु? 10 गुरु हुए। पहले गुरु गुरु नानक देव हुए। दूसरे गुरु गुरु अंगद हुए। तीसरे गुरु गुरु अमरदास हुए। चौथे गुरु रामदास हुए। 5वें गुरु अर्जुन देव। कहते हैं कि जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वो क्या है? उसी को बोलते हैं हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। पटना में भी पटना साहिब है। पटना में भी जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वो क्या है? गुरु पटना साहिब गुरुद्वारा। तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। और गुरु नानक देव ने ही पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरुमुखी लिपि और पंजाबी भाषा की शुरुआत भी गुरु नानक देव ने किया। गुरु नानक देव ने लंगर की शुरुआत किया। लंगर, जो लंगर चलता है ना, आप जाइए किसी गुरुद्वारे में तो वहां पर लंगर खाने को मिलता है, उसकी शुरुआत भी गुरु नानक देव ने किया। भाई पंजाबी भाषा, गुरुमुखी लिपि और लंगर की शुरुआत, सिख धर्म की स्थापना सब गुरु नानक देव ने किया। उसके बाद अकबर ने गुरु रामदास को जमीन दिया एक गुरुद्वारा बनाने के लिए। अकबर ने गुरु रामदास को जमीन दिया एक गुरुद्वारा बनाने के लिए, पर उन्होंने जमीन लिया पर बनाया नहीं। बनाया कौन? अर्जुन देव। भैया स्वर्ण मंदिर बनाया किसने? तो अर्जुन देव ने बनवाया अमृतसर में। जमीन किसे मिला था? गुरु रामदास को। भैया सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे उस गुरु तेग बहादुर थे। सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर थे। उनकी हत्या औरंगजेब ने कर दी थी। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कर दी। तब तेग बहादुर के बेटे
गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया। कब किया? तो 1699 में। नोट कर लीजिए, खालसा पंथ कड़ा पहनेगा, जो खालसा अपनाएगा कड़ा पहनेगा, एक कंघी रखेगा, एक केस रखेगा, केस, कंघी, कड़ा, कच्छा पहनने के लिए होता है। तो कच्छा, कड़ा, कंघी, केस और कृपान यहां पर रखेगा। अगर कोई गलत कार्य करेगा तो कृपान से उसको मार देंगे। तो कृपान, केस, कड़ा, कंघा और कच्छा, ये किसकी पहचान है? खालसा पंथ की पहचान है। गुरु देखे होंगे सिख लोग यहाँ पर रखते हैं बड़ा सा कटार, समझा रहे बात ना? तो गुरु यही खालसा पंथ है जिसकी स्थापना अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। और इनके पिता गुरु तेग बहादुर की हत्या गुरु औरंगजेब, तो उसको किसने कर दिया था? औरंगजेब ने कर दिया था। और मैं बता दूं ये गुरु अर्जुन देव जिन्होंने स्वर्ण मंदिर बनाया अमृतसर में, उसकी हत्या जहांगीर ने कर दिया था। मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पे चढ़ा दिया था अपने बेटे को भड़काने के आरोप में, कि हमारे बेटे को आपने भड़काया है मेरे खिलाफ, इसलिए आपको हम फांसी पे चढ़ा देंगे। तो अर्जुन देव की हत्या किसने कर दी? जहांगीर ने कर दिया। ये वही अर्जुन देव है जिन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाया, और ये वही अर्जुन देव है जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे हिंदू धर्म का मेन ग्रंथ है गीता, रामायण, महाभारत, उसी तरह से सिख धर्म का मेन ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। इसका संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्जुन देव 5वें गुरु थे जिनकी हत्या जहांगीर ने कर दी, और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे जिनकी हत्या औरंगजेब ने कर दी। तब उनके बेटे तेग बहादुर के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म पटना में हुआ था, सिख धर्म के अंतिम गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा कौन होते हैं मैं बता चुका हूं। 1699 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। पटना सिटी में पटना साहिब गुरुद्वारा है, कहीं पटना में होंगे तो घूम आइएगा, बहुत शानदार है, मैं गया हूं। और इनकी मृत्यु, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु कहां हुआ? तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में, गोदावरी नदी के किनारे एक जगह है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे एक प्लेस है जिसका नाम है नांदेड़। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु वहां हुआ, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, जहां पर पटना साहिब गुरुद्वारा है। इस हो गया क्लियर? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे और ये अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु का सिस्टम खत्म कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे जिनको अंग्रेजों ने मार दिया। भाई गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे जिनको हम 4 साहबजादे कहते हैं, उनको कत्ल कर दिया गया था। 4 साहबजादे, एक सिनेमा भी आया था 2013 या 14 में, एक फिल्म आई थी 4 साहबजादे, देख लीजिएगा किस तरीके से उनका किया गया था। चलिए, बंगाल में मेरा पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि क्वेश्चन भर करवा देना, मतलब यह है कि पूरी कहानी के साथ, तारतम्यता के साथ बेहतर से बेहतर कार्य करना। मतलब है कि 300 जुड़ जाओ या 500 जुड़ जाओ, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो जुड़ेगा उसको इतनी बेहतर शिक्षा देंगे कि गुरु उसकी सानी नहीं रह जाएगी और उसका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी है। पर सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि आपका समर्थन बहुत जरूरी है। सेशन को शेयर भी कर देना। चलिए, बंगाल में द्वैत शासन 1765 में किसके फरमान से पारित हुआ? बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया था? ये लगाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी भैया? ये सरकार कहां की थी? ब्रिटिश थी। कहां का था ये? ब्रिटिश था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था। लॉर्ड क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया। बंगाल में डायरकी, द्वैत शासन का मतलब शासन का, द्वैत शासन का माने समझ जाओ, जिंदगी में कभी मत भूलना। मान लो ये हमारी कोचिंग है, कैसे कोर्स खत्म होगा ये मेरे अंदर है, इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम 2 महीना में कोर्स खत्म करें कि 5 महीना, लेकिन इस पे लाइव कैसे होगा, कितना ट्यूबलाइट लगेगा, कितना कैमरा लगेगा, ये कोई और आदमी देखे, उसको हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इनमें 10 गो लाइट लगवा दे कि 20 गो लगवा दे कि 1 को न लगवाए, वो जाने। तो एक ही क्लासरूम में 2 शासन हो गया। आधा शासन हम चला रहे हैं,
जिसमें उस सामने वाला का हस्तक्षेप नहीं है, और आधा वो चला रहा है जिसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। ऐसे शासन को ही हम द्वैध शासन कहते हैं, डायरकी कहते हैं। बंगाल में पहली बार डायरकी किसने लगाया? लॉर्ड क्लाइव ने लगाया, ब्रिटिश ने लगाया। नोट कर लीजिए, 1765 में भी नोट कर लीजिए। और मैं बता दूं कि बंगाल से द्वैध शासन हटाया किसने था? तो लिखो वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन लगाया किसने? तो लॉर्ड क्लाइव। हटाया किसने? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटाया। और बता दूं, लॉर्ड क्लाइव भारत में क्लर्क के सूची कितना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, कितना प्रभावशाली व्यक्ति था क्लाइव, कि आया था क्लर्क बन के, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन गया। देखते होंगे आप, कई लोग ऐसे हैं सरकार में भी जो है हेड कांस्टेबल, जो है कांस्टेबल और आईपीएस, और इनको भी बोले अपनी रुतबा से शासन प्रशासन में ऐसी जगह बना लेते हैं वो, कि बाद में उनकी ही शासन पे चलने लगती है। आज भी ऐसे कई एग्जाम्पल कई राज्यों में देखने को मिलता है कि भैया है तो सामान्य पद पर, वो सारा ट्रांसफर पोस्टिंग वही देख रहे हैं, वो जो कह देंगे उसी को ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा आज भी होता है। तो क्लाइव इतना प्रभावशाली था कि आया था क्लर्क बन के, लेकिन उसे गवर्नर बना दिया गया। और लॉर्ड क्लाइव के समय ही 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला को पराजित होना पड़ा। सिराजुद्दौला को धोखे से हरा दिया गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, किस गवर्नर को, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहते हैं? तो लॉर्ड क्लाइव को कहते हैं। भारत में किस पद पे आया? क्लर्क के पद पे आया। और 1757 में पलासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। और 1765 में क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन लगाया। इस द्वैध शासन को हटाया किसने? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। हटाया किसने? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। भूलना मना है। आगे आ जाओ। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? आप जानते हैं कि धरती के अंदर अगर खुदाई करके अंदर जाओगे तो 3 लेयर मिलेगा। पहला लेयर मिलेगा 100 किलोमीटर पर, और अंदर खोद के जाओ तो 2900 किलोमीटर तक दूसरा लेयर मिलेगा, और अंदर खोद के जाओ तो 6371 किलोमीटर पर तीसरा लेयर मिलेगा। धरती के अंदर आपको 3 लेयर मिलेगा। 100 किलोमीटर पर पहला लेयर, दूसरा लेयर 2900 किलोमीटर, तीसरा 6371 किलोमीटर पे मिलेगा। नोट कर लीजिए, सबसे ऊपरी लेयर जहां तुम खड़े हो, जहां तुम खेती करते हो, जहां तुम रहते हो, जहां तुम घर बनाते हो, उस जगह को बोलते हैं क्रस्ट। धरती का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको क्रस्ट बोलते हैं। कितना किलोमीटर तक? अंदर जाओगे तो 100 किलोमीटर तक तुमको क्रस्ट मिलेगा। 100 किलोमीटर के बाद अंदर खोद के जाओगे तो उसी को बोलते हैं मैंटल। उसी को क्या बोलते हैं? मैंटल। और 2900 किलोमीटर के बाद और अंदर खोद के जाओगे तो उसी को बोलते हैं कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मिलता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि धरती का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलता है। आप जान जाइए कि धरती के अंदर जैसे जैसे नीचे आते हैं प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। धरती के अंदर खोद के जाओगे ना, तो अगर मान लो कि यहां पर हम खड़े हैं, यहां पर तापमान है मान लो कि 30 डिग्री, 30 डिग्री, अंदर खोद के जाएंगे कितना मीटर? 32 मीटर जाएंगे अंदर में तो मिल जाएगा वहां पर। आज यहां 30 है तो अंदर 32 जाएंगे तो वहां 31 हो जाएगा, और 32 मीटर खोदेंगे तो वहां 32 डिग्री। यानी कि जितना 32 मीटर अंदर जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता चला जाता है। ये भी नोट कर लीजिए। धरती के अंदर खोद के जाने पर हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। और धरती से ऊपर जाने पर 165 में, जब धरती से ऊपर जाओगे ना तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ऊपर जाने पर तापमान घटता है, और खोद के नीचे जाओगे तो तापमान बढ़ेगा। कभी देखो कुआं में कूद के देखना, अंदर जाओगे तो पसीने पसीने हो जाओगे, नहीं इतनी गर्मी होती है। गुरु, अंदर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। नोट करो। अब 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री घटता है। ये दोनों बात नोट करो भैया। क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट? इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। आसिये लोकय सोपो में, आसिये लोकय सोपो में, आसिये लोकय सोपो में, आ से हो गया ऑक्सीजन, आ से हो गया गुरु ऑक्सीजन, सी से हो गया सिलिकन, सी से हो गया सिलिकॉन, लो से हो गया लोहा, कै से हो गया कैल्शियम,
कै से हो गया कैल्शियम, सो से हो गया सोडियम, सोडियम, पो से हो गया भैया पोटेशियम, पोटेशियम, और मै से हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। नोट करो मेरे दोस्त, नोट करो, रात दिन मेहनत करने वाले हैं। अब बहुत जल्द हम लोग बीपीएससी 71 का भी डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। बिहार दारोगा का भी बेस्ट टेस्ट सीरीज और बेस्ट सेशन मैं बहुत जल्द प्रारंभ करने जा रहा हूं। बहुत जल्द एक मेगा टेस्ट सीरीज शुरू होगा जिसके अंदर बिहार दारोगा का अलग चलेगा, 71 बीपीएससी का अलग चलेगा। टीआरई के लिए तो लगातार हम जुड़े रहेंगे ही गुरु। प्लस और भी जितनी बहाली बिहार में आ रहा है, चाहे उस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो नया पद आया है उसके लिए हो या कोई भी पद हो, सबके लिए अलग से मेगा सीरीज आएगा और सटीक सीरीज आएगा। रिजल्ट होगा कहीं से तो यहीं से होगा गुरु, गारंटी लेके कह रहा हूं भैया। मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा धरती के क्रस्ट में क्या मिलेगा? आ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, लो से लोहा। पहले सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, तब कौन ज्यादा मिलेगा? सिलिकॉन, तब कौन ज्यादा मिलेगा? लोहा, तब कैल्शियम, तब सोडियम, तब पोटेशियम, तब मैग्नीशियम। तो सबसे ज्यादा धरती के क्रस्ट में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। अगर अच्छा ही बताओ, ऑक्सीजन क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल है? ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, अधातु है। अगर पूछा जाए कि धरती के क्रस्ट में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा, तो ऑक्सीजन। लेकिन सबसे ज्यादा अधातु कौन? तब भी आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। धरती के क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अधातु, सबसे ज्यादा नॉन मेटल, तब भी ऑक्सीजन। और सबसे ज्यादा तत्व भी पूछे तब भी ऑक्सीजन। लेकिन अगर पूछे धरती के क्रस्ट में सबसे ज्यादा धातु, धातु मतलब मेटल कौन सा, तो आंसर हो जाएगा लोहा। धरती के क्रस्ट में सबसे ज्यादा धातु पूछ ले, मेटल पूछ ले, तब हो जाएगा लोहा। और पता है सिलिकॉन क्या है? एक उप धातु है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धरती के क्रस्ट में सबसे ज्यादा उप धातु मेटल लॉयड कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। धरती के क्रस्ट में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा, तो ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा नॉन मेटल अधातु कौन सा, तो ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा धातु या मेटल क्रस्ट में कौन सा, तो लोहा। और सबसे ज्यादा उप धातु कौन सा, तो सिलिकॉन धरती के क्रस्ट में पाया जाता है। सिलिकॉन की बात आई तो थोड़ा सा बता दूं, सिलिकॉन का उपयोग हम इंटीग्रेटेड सर्किट वाला चिप यानी आईसी चिप जो देखते हैं, आईसी बनाने के लिए जो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, इसके अंदर जो आईसी चिप लगा होता है, इस चिप का निर्माण किससे होता है? सिलिकॉन से। सिलिकॉन नाम के उपधातु से, सिलिकॉन नाम के मेटल लॉयड से ही क्या बनता है? आईसी चिप बनता है। इसको भी नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में आया है। और सबसे ज्यादा अधातु कौन, तो ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा धातु कौन? लोहा। सबसे ज्यादा उप धातु कौन, तो सिलिकॉन। याद कर लीजिएगा। चलिए, समझ में आ रहा है? उसी तरह से मेंटल में सबसे ज्यादा कौन? मेंटल में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है जी? सिलिकॉन। सिलिकॉन, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम और तब लोहा। भैया सीमा कैफे, इसका ट्रिक बनाया था मैंने, सीमा कैफे। सीमा कैफे माने सबसे ज्यादा सिलिकॉन, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद फेरम लोहा। भैया सीमा कैफे किसका कैफे है? कैफे किसका है? सीमा का। तो सीमा कैफे इसका ट्रिक था। यानी कि मेंटल में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? सिलिकॉन। और कोर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? लोहा। कोर में सबसे ज्यादा लोहा, उसके बाद निकेल, और उसके बाद मिलेगा आपको लोहा, निकेल, और उसके बाद सिलिकॉन। यानी कोर में सबसे ज्यादा मिलता है लोहा, कोर में सबसे ज्यादा लोहा मिलेगा, और मेंटल में सबसे ज्यादा सिलिकॉन मिलेगा, और क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। और जान जाइए, क्रस्ट की डेंसिटी 2.5 से 2.7 है। क्रस्ट की जो डेंसिटी है, क्रस्ट का जो घनत्व है, डेंसिटी, वो 2.5 से 2.7 है। मेंटल का जो डेंसिटी है वो 4.5 है, और कोर का जो डेंसिटी है वो है 11 से 13। इसको भी नोट कीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूं आपके लिए। चलिए, इसको समझ में आ गया? अब भुलाओगे कभी, ट्रिक याद कर लो। आसिये लोके सोपो में, आसिये लोके सोपो में क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, मेंटल में सबसे ज्यादा सिलिकॉन, और कोर में सबसे ज्यादा लोहा। ये तो चलते चलते याद कर लो। चलिए, वेल्ड घास का मैदान कहां मिलता है? वेल्ड घास का मैदान कहां मिलता है? इससे बेहतर डिस्कशन आपको नहीं मिलने जा रहा। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं। एक बार सेशन को, सर जी सर्वाधिक धातु, अच्छा हाँ हाँ हाँ, लोहा नहीं, एल्युमिनियम होता है। सही बोले मनीष। अच्छा, इसका ट्रिक मैं फॉलो नहीं कर पाया, सॉरी सॉरी सॉरी। सही बोले मनीष जी। अरे भैया, ट्रिक मैं फॉलो सही से नहीं किया।
आसीय लोकैना होता है जी। अरे इसमें तो हम बनाए ही हैं, इसमें रुको, एल्युमिनियम लिखा हुआ कहीं लगता है, आसीय छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, हाँ आसीय लोक, गलती बता दिया, गलती हो गया मुझसे, एक्चुअली गलती बताने का नहीं था, आसीय लोकै, सही बोले, लोकै सोपो में ही ट्रिक होता है, मैं ट्रिक गलती लिख दिया था। आ से हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गलती ट्रिक लिखा गया था। सी से हो गया सिलिकॉन, ई से हो गया सिलिकॉन, और एल से हो गया एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम गलती ट्रिक ही लिखा गया था, तब लोहा, सही बोले आप, बहुत बढ़िया मनीष सिंह जी। भैया ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, तब एल्युमिनियम, हाँ धातु में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम ही है, गलती ट्रिक लिखा गया था, मैं इसको स्वीकार करता हूं। चलिए मतलब ट्रिक गलती लिखा गया इस वजह से ऐसा हुआ। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम भी एक धातु ही है और लोहा भी एक धातु है, एल्युमिनियम भी धातु, लोहा भी एक धातु। तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा धातु में और लोहा सबसे ज्यादा धातु में ही, मतलब एल्युमिनियम के बाद लोहा। तो क्रस्ट में एल्युमिनियम के बाद सबसे ज्यादा धातु लोहा है, और सबसे ज्यादा उपधातु कौन है? सिलिकॉन है। और सबसे ज्यादा अधातु कौन है? अधातु तो ऑक्सीजन है। और सबसे ज्यादा तत्व पूछे तब भी ऑक्सीजन। चलिए अब मैं बता रहा था, इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा। आसीय लोकै सोपो में, इसमें लिख देता हूं, जोड़ देता हूं, आसीय छूट गया, बोल रहा था पर लिख नहीं पाया। ऐसे हो गया एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ताकि एक ही जगह सब मिल जाए आपको। चलिए अब आइए, वेल्ड घास का मैदान कहां मिलता है? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं आप एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए भैया। वेल्ड घास का मैदान कहां मिलता है? थोड़ा घास के मैदान से सवाल पता है आपको, बीपीएससी की एक आदत है, वो कोई परीक्षा लेगी ना तो एक घास के मैदान और एक मरुस्थल से सवाल जरूर रखती है। एकदम गेस कर दिया पहले से ही, एकदम गेस है गुरु, एक घास के मैदान से सवाल रहेगा, एक मरुस्थल से सवाल रहेगा। कौन सा मरुस्थल कहां है, कौन सा घास का मैदान कहां है, इससे सवाल हमेशा बीपीएससी रखती है। हर साल या एक साल बीच करके आ ही जाएगा। अतः इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से सुनिए भैया। आपको बता दें कि प्रियरी, शुरू करते हैं प्रियरी से। प्रियरी घास का मैदान कहां है? प्रियरी घास का मैदान ये यूएसए और कनाडा में है, यूएसए और कनाडा में है। और प्रियरी घास का मैदान यूएसए और कनाडा में है। यूएसए कनाडा कहां है? ये उत्तर अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका। आज के बाद कोई सवाल घास के मैदान से नहीं छूटेगा। घास के मैदान से सवाल आएगा तो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। प्रेरी घास का मैदान यूएसए और कनाडा में। पंपास घास का मैदान, पंपास घास का मैदान ये गुरु है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना कहां पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। अर्जेंटीना कहां पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। नोट कर लीजिए, दक्षिण अमेरिका में पंपास। उसके बाद अगला घास का मैदान है ग्रान चाको, ग्रान चाको, ग्रान चाको। ये अर्जेंटीना और ब्राजील के सीमा पर है, अर्जेंटीना और ब्राजील के सीमा पर है, अर्जेंटीना और ब्राजील के सीमा पर है। और ये दोनों भी कहां है गुरु? तो दक्षिण अमेरिका में। ये दोनों भी कहां है? तो दक्षिण अमेरिका में। नोट कर लीजिए। उसी प्रकार एक घास का मैदान है लानोस, लानोस घास का मैदान, ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला। लानोस घास का मैदान कहां है? वेनेजुएला में है। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में है। कैंपोस एक घास है, एक घास है कैंपोस, वेनेजुएला भी दक्षिण अमेरिका में ही है। कैंपोस घास का मैदान यह है ब्राजील में। ये कहां है गुरु? तो ब्राजील में है। और ब्राजील भी कहां है? तो दक्षिण अमेरिका में। उसी तरह से वेल्ड घास का मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में है, वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। और स्टेपी, अगला घास लिख लीजिए, स्टेपी घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान यूरेशिया में है, यूरेशिया में है। उसी तरह से डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान ये उत्तर अफ्रीका में है, ये उत्तर अफ्रीका में है। उसी तरह से आइएगा तो बन्नी चारागाह, बन्नी चारागाह ये गुजरात में है, बन्नी चारागाह ये गुजरात, भारत के गुजरात में है। और भी घास नोट कीजिए, बुग्याल,
बुग्याल, उसके बाद पयार, ये सब घास के नाम है। उसके बाद मर्ग, बुग्याल पयार, ये दोनों कहाँ है गुरु? तो उत्तराखंड में। बुग्याल पयार कहाँ है? उत्तराखंड में। उसके बाद आइए रूपसू घास का मैदान, उसके बाद लिखिए रूपसू घास का मैदान, देवसाई घास का मैदान और मर्ग घास का मैदान, ये सब जम्मू एंड कश्मीर में है। आज के बाद घास से को सवाल आएगा तो यही से आएगा सवाल गुरु, नोट कीजिए। प्रेरी घास का मैदान यूएसए और कनाडा में, उत्तर अमेरिका में पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका में ग्रैंड चाको अर्जेंटीना और ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका में लानोस वेनेजुएला में, कैंपोस ब्राजील में, स्टेपी यूरेशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, सवाना उत्तर अफ्रीका में, बन्नी चरागाह गुजरात में, बुग्याल पयार उत्तराखंड में, रूपसू देवसाई और मर्ग जम्मू कश्मीर में। चलिए याद कर लीजिए। और वेल्ड कहाँ है गुरु? तो एक दक्षिण अफ्रीका में। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं। चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हो सेशन से जुड़ जाओ और सेशन को लाइक कर दो दबा के गुरु। चलिए भैया सेशन को शेयर कर दो। विली विली चक्रवात, अच्छा आवाज नहीं आ रहा है, आ रहा है। विली विली चक्रवात कहाँ है? विली विली चक्रवात कहाँ था? देखो भैया चक्रवात कई प्रकार के हैं, जिसमें लिख लो टाइफून कहाँ आता है? टाइफून नामक चक्रवात ये चीन और जापान में आता है। टाइफून नामक चक्रवात चीन और जापान में आता है, नोट करिए। दूसरा नोट कीजिए, बेंजियो चक्रवात का नाम है बेंजियो। बेंजियो नामक चक्रवात फिलीपींस में आता है, फिलीपींस। और अगला लिखिए विली विली चक्रवात जो पूछा गया है, विली विली चक्रवात ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है। और लिखो गुरु हरिकेन चक्रवात ये यूएसए में आता है। उसके बाद टोर्नेडो चक्रवात ये भी यूएसए में आता है। भैया नोट करो, टाइफून चीन और जापान में। ये जो टाइफून है ना, इसी को भारत में तूफान कहते हैं। टाइफून एक जापानीज वर्ड है, जिसको इंडिया के लोग टाइफून को घिसते घिसते बना दिए तूफान। इंडिया के लोग टाइफून को क्या बना दिए? घिस के तूफान कर दिया। अब तूफान बोलने से लगता है कि हिंदी का शब्द है, पर तूफान एक जापानीज वर्ड है। तो भैया टाइफून नाम का चक्रवात चीन और जापान में, बेंजियो नाम का चक्रवात फिलीपींस में। VVI गुरु नोट करो, जैसे घास के मैदान VVI था बीपीएससी के लिए, वैसे चक्रवात का नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गुरु। यहां से भी सवाल मिलेगा, मैं बता रहा हूं। टाइफून चीन और जापान में, बेंजियो फिलीपींस में, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन और टोर्नेडो यूएसए में। एकदम नोट डाउन कर लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आ जाओ गुरु। एल नीनो जलधारा किसके तट पे चलती है? एल नीनो जलधारा समुद्र के किस तट पे चलती है? तो ये विषुवत रेखा है, ये इक्वेटर है गुरु। और यहां पर एक देश है, यहां पर एक महादेश है जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। यहां पर क्या है देश? एक महादेश है जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका है गुरु ये, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका का पूरब है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम है। इक्वेटर से एक जलधारा आती है और सीधा नीचे की ओर उतरती है। ये जो नीचे आ रही है जलधारा, इसी को बोलते हैं एल नीनो, इसी को बोलते हैं एल नीनो। तो बताओ दक्षिण अमेरिका के किस तट पे चलती है एल नीनो? एल नीनो जलधारा में दिखा दिया, विषुवत रेखा से आती है। और आपको पता है ना, इक्वेटर पर सालों भर गर्मी होती है, विषुवत रेखा पर सालों भर क्या होती है? गर्मी होती है। तो विषुवत रेखा से इक्वेटर से जो पानी की धारा आएगी वो भी कैसी होगी? गर्म होगी, वार्म होगी। और एल, इसी जलधारा को हम एल नीनो कहते हैं। कहते हैं कि जब दक्षिण अमेरिका के तट से जब एल नीनो चलती है तो उस साल समुद्र, पूरे प्रशांत महासागर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इतना गर्म हो जाता है समंदर कि मछलियां मरने लगती है। इस धारा के चलने से हर साल नहीं चलती। इक्वेटर से जो धारा नीचे उतरती वो हर साल नहीं उतरती, कभी कभार ऐसा होता है। जब ये चलती है ना गुरु, तो पूरे प्रशांत महासागर का पानी खौलने लगता है, मछलियां मरने लगती हैं, मानसून पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत के मानसून पर भी उल्टा प्रभाव पड़ता है, मानसून खराब हो जाता है, उस साल वर्षा नहीं होती, पूरी तरह से सब खत्म हो जाता है और पूरा प्रशांत महासागर जलने लगता है। इतनी गर्म जलधारा है ये।
पर विषुवत रेखा से आ रही है तो गर्मी होगी। तो कहां चलती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर इसका भी स्क्रीनशॉट ऐसे ही दे देता हूं आपको। देखो, कोशिश है पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बेहतर पढ़ाने की। धरती का फेफड़ा, लंग ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? लंग ऑफ अर्थ उसी को कहेंगे जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन काफी मात्रा में हो। लंग ऑफ अर्थ उसे बोलेंगे जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भारी मात्रा में हो, और ऑक्सीजन वही होगा जहां पेड़ पौधे भारी संख्या में होंगे। पेड़ पौधे जंगल भारी संख्या में जहां होंगे उसी जगह पे भारी मात्रा में ऑक्सीजन होगा, और उसी को हम बोलेंगे लंग ऑफ अर्थ, धरती का फेफड़ा। तो भैया इनमें सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहां मिलेंगे? अमेजन नदी घाटी में। अमेजन नदी बेसिन में भारी मात्रा में सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। अमेजन नदी के दोनों किनारों पर भयंकर जंगल मिलता है, इसीलिए वहां भारी मात्रा में ऑक्सीजन है, इसीलिए उसे लंग ऑफ अर्थ कहते हैं। और उस जगह पर अमेजन नदी बेसिन में एक विशाल, एक लंबा सांप मिलता है, स्नैक मिलता है, जिसका नाम है अनाकोंडा। अनाकोंडा स्पेशली अमेजन नदी बेसिन में मिलता है, जो विश्व की सबसे लंबी सांप है। विश्व का सबसे लंबा स्नैक एनाकोंडा। एनाकोंडा कहां मिलता है? तो अमेजन नदी बेसिन में मिलता है। और अमेजन नदी बेसिन में जो पेड़ होता है, अमेजन नदी बेसिन में जो पेड़ होता है उस पर एक लत्तर चढ़ जाता है। लत्तर, लत्तर समझते हो ना, जो इसे इसे लपेट के, क्लिम्बर्स जो लपेट कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, उस लत्तर मिलता है। उस लत्तर को बोलते हैं सेलवा। वो लत्तर कौन सा है? लत्तर का नाम है सेलवा। इसीलिए अमेजन नदी के जंगल को सेलवा भी कहा जाता है। अमेजन नदी के जंगल को सेलवा भी कहा जाता है क्योंकि वहां के पेड़ पर सेलवा नाम का लत्तर चढ़ जाता है, इसीलिए अमेजन नदी के जंगल को सेलवा भी कहते हैं। और अमेजन नदी को बेसिन को हम लंग ऑफ अर्थ कहते हैं। और दुनिया के सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी भी कहां है? तो अमेजन नदी बेसिन में। अमेजन नदी घाटी में ही दुनिया का सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यानी कि जैविक विविधता भी पाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा स्नेक अनाकोंडा भी अमेजन नदी बेसिन में पाया जाता है। और अमेजन नदी है कहां? तो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में है अमेजन नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी। अमेजन नदी दुनिया की सबसे विशाल और बड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी। अमेजन नदी के जंगलों को सेल्वा कहते हैं, लंग ऑफ अर्थ कहते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी भी अमेजन नदी बेसिन में है। जैविक विविधता सबसे ज्यादा अमेजन नदी में है, और अमेजन नदी ब्राजील में है। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी अमेजन नदी बेसिन में। और भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी केरला में। भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां है? केरला में। केरला नोट कर लो, केरल में। और दुनिया का सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी अमेजन नदी बेसिन में। चलिए, अलीवाल की लड़ाई किन के बीच हुआ था? अलीवाल की लड़ाई अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और अवध, अंग्रेज और सिख, अंग्रेज और टीपू सुल्तान। देखो भैया, ये कहानी है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध का। प्रथम एंग्लो सिख वॉर, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की कहानी है। नोट करिए, प्रथम एंग्लो सिख वॉर के अंतर्गत, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के अंतर्गत एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिखों के बीच, अलीवाल का युद्ध। और यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के समय हुआ था अलीवाल का युद्ध अंग्रेज और सिख के बीच में। सिख और अंग्रेज के बीच कुल 2 युद्ध हुआ है। पहला युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय, और दूसरा युद्ध लॉर्ड इसके समय, डलहौजी के समय। भाई, लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ। और इस एंग्लो सिख युद्ध में डलहौजी ने कहा था, सिखों ने युद्ध मांगा है, इसे प्रतिशोध के साथ लड़ा जाएगा। सिखों ने युद्ध मांगा है, इसे प्रतिशोध के साथ लड़ा जाएगा। किसने कहा था? डलहौजी ने कहा था। किसने कहा था? तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध में। पहला आंग्ल सिख युद्ध में गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध में गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। अलीवाल का युद्ध नोट कर लीजिएगा, अंग्रेज और सिख के बीच में। आगे आइए, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन होंगे भाई? वही होंगे जिस समय भारत को आजादी मिली होगी। भारत को जिस समय आजादी मिली उस वायसराय का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। और लॉर्ड माउंटबेटन आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। लॉर्ड माउंटबेटन
भारत के अंतिम वायसराय थे। इन्हीं के समय भारत को आजादी मिली। जब भारत आजाद हो गया तो आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन माउंटबेटन ज्यादा दिन रहे नहीं, बाद में सी राजगोपालाचारी को मिल गया। तो भैया आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। और आजाद भारत के पहला गवर्नर खाली पूछे, भारतीय न लगाए, तो आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारत के अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्हीं के काल में क्या हुआ था? भारत को आजादी मिली थी। जब भारत को आजादी मिली तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, तब भारत को आजादी मिली। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब भारत को आजादी मिली उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा जेबी कृपलानी। जब भारत को आजादी मिली तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। वही जेबी कृपलानी है जो पेशे से टीचर थे, शिक्षक थे। गांधी जी के अनुयायी में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो पेशा से टीचर थे? जेबी कृपलानी थे। और जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में भी पढ़ाए हैं। जेबी कृपलानी वहां बीएचयू में भी पढ़ाए हैं। और जेबी कृपलानी जब कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय ही भारत को आजादी मिली थी। जेबी कृपलानी की पत्नी का नाम है सुचेता कृपलानी। जो किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी जेबी कृपलानी की पत्नी थी। आगे आइए, निम्नलिखित में से बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी? बहु विवाह ये पुस्तक किसने लिखा? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून को लाया था। विधवा पुनर्विवाह कानून को लाने में सबसे बड़ी मदद की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए 1849 में कलकत्ता में वेथुन स्कूल बनवाया। कलकत्ता में वेथुन स्कूल की स्थापना, कलकत्ता में वेथुन स्कूल की स्थापना भी किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल लड़कियों की शिक्षा के लिए बनवाया गया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया 1856 में। मैं अभी तुरंत बताया हूं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक पत्रिका थी सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक मैगजीन थी बांग्ला भाषा में, सोम प्रकाश। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लीटन ने लाया था, लीटन ने जो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया उसके तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार था। लॉर्ड लिटन ने जो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, उस वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार था सोम प्रकाश। नोट कर लीजिएगा, सोम प्रकाश मैगजीन भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही बहु विवाह नामक पुस्तक लिखा। बहु विवाह कई बार इस सवाल आया, इस सवाल VVI गुरु कई बार पूछा गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कोई भी सवाल आएगा, अब छूटेगा नहीं। चलिए आगे आइए। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे? अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति राष्ट्रमंडल मामलों के प्रमुख, अंतरिम सरकार के पहला प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल मामलों के प्रमुख, उपराष्ट्रपति, ये सभी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मैं बता दूं आपको कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी। और मैं बता दूं कि अंतरिम सरकार, भारत में बना हुआ अंतरिम सरकार और भारत की जो संविधान सभा है, ये दोनों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल थे। नोट कर लीजिए, भारत में जो अंतरिम सरकार बना और जो संविधान सभा बना, उन दोनों में कांग्रेस भी शामिल थी, मुस्लिम लीग भी शामिल था। और ये दोनों का निर्माण कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। क्वेश्चन आता है कि भारत में अंतरिम सरकार और संविधान सभा किसके सिफारिश पर बना? तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन। रट लीजिए, ऑप्शन में देगा कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। आंसर होगा कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारत में संविधान सभा बना। और क्या बना? अंतरिम सरकार। उस अंतरिम सरकार का स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुआ। और उसके उपराष्ट्रपति, अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल मामलों के प्रमुख, ये तीनों कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के कृषि और खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार के कृषि और खाद्य मंत्री थे। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री लियाकत अली थे। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली थे। अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अंतरिम सरकार में
आई चुंदरीगर, अंतरिम सरकार में आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री थे, और अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री लियाकत अली, और अंतरिम सरकार में खान मामलों के मंत्री कौन थे? खान मामलों के मंत्री थे सीएच भाभा। सीएच भाभा, इतना नोट कर लीजिए। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में इतना जरूर याद कर लीजिए। कृषि खाद्य मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद, ये जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, अंतरिम सरकार किसके सिफारिश पर बना? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा किसके सिफारिश पर बना? कैबिनेट मिशन। ये दोनों में मुस्लिम लीग भी था और कांग्रेस भी, इसीलिए कहा जाता है कि कैबिनेट मिशन अंतिम प्रयास था ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत पाकिस्तान के बंटवारे को बचाने का। अंतिम प्रयास था कैबिनेट मिशन। नील विद्रोह से पहले, ये क्वेश्चन का उत्तर जो बता चुकी, देखो इस प्रश्न का उत्तर मैं बता दिया हूं, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल ही बताया हूं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर गलती बताए तो कनपट्टी फोड़ देंगे गुरु, चूंकि कल ही बताया हूं। मैं बताया था कि 1859-60 में नील विद्रोह हुआ। 1859-60 में क्या हुआ? नील विद्रोह हुआ। और नील विद्रोह होने से पहले कितना कट्ठा में नील की खेती होता था? 20 कट्ठा में। कितने कट्ठे में? गलत बात, जो बी आंसर दे रहे हैं एकदम गलत उत्तर दे रहे हैं गुरु। मैं बोला था नील विद्रोह हुआ था, और नील विद्रोह हुआ गुरु, उस समय एक नाटक भी लिखा गया, कल बताया था। नील विद्रोह के समय एक नाटक भी लिखा गया। 1859-60 में जो नील विद्रोह हुआ, उस समय एक नाटक लिखी गई, नील दर्पण। नील दर्पण नाटक लिखा गया, कल बताया था। इस नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। इस नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा नील दर्पण, नील विद्रोह के समय। और नील विद्रोह हुआ कहां था? तो बंगाल में। उस समय 5/20 में बता चुका हूं, पचकठिया सिस्टम था। 5/20 में बोल चुका हूं, कल ही बताया था। 5 कट्ठा में, 20 कट्ठा में, 5 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। लेकिन जब नील विद्रोह हुआ तब 5 कट्ठा को हटाकर 3 कट्ठा कर दिया गया। लेकिन बाद में गांधी जी के प्रयास से 1917 में वो 3 कट्ठा भी समाप्त हो गया। चलिए, बताया हुआ है, कल ही बताए थे। एक दिन में भूला जाते हैं नहीं भाई, एक दिन में सब भूला जाते हैं। चलिए, बहुत शानदार। मनीष सिंह जी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। समझ रहे हैं? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। तो लोग कहते हो सर लाइक क्यों करने कहते हैं? लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है सेशन तो लाइक कर दो। हारना मना है गुरु। जब भी जीवन में दुख का सीमा पार हो जाए, दुख सहन न हो पाए, ऐसा लगे कि अब पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, समझ जाओ कि अब उजाला जल्दी आने वाला है। गुरु, पीड़ा सबको नहीं मिलता, भाग्यशाली लोगों को पीड़ा मिलता है। जिसको पीड़ा मिलता है ना गुरु, सोना बन के चमकता है। हारना मत। जीवन में आज अंधेरा की इतनी औकात नहीं गुरु कि आपके मेहनत के सामने टिक जाए। आप मेहनत करके, घर्षण करके ऐसी चिंगारी पैदा करो कि पूरे कायनात में केवल रोशनी ही रोशनी हो जाए। गुरु, अंधेरा की इतनी औकात है जो हमको चीर देगा। गुरु, कमरा में बंद होके, 6x6 के कमरा में बंद होके एकदम से पढ़ेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे कि लोग अगर 200 MCQ लगाएगा डेली तो हम 500 MCQ लगाएंगे और हमारा रिजल्ट नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता। एकदम पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सबके पास काम है, कौन मेहनत नहीं करता है? हम भी दिन भर ड्यूटी करके आते हैं, 2 घंटा चिल्लाते नहीं जी। क्वेश्चनों सेट करने का जिम्मेवारी है, क्वेश्चन सेट करना पड़ता है इतना बेहतर तरीके से। क्वेश्चन सेटिंग करने के बाद आप लोग को डिस्कशन करने में आता हूं, चिल्ला के डिस्कशन करता हूं, मोटिवेट करता हूं, कहीं भी चेहरे पर थकान नहीं लाता हूं ताकि हमारे बच्चे डिमोटिवेट ना हो जाएं। तो किस बात, नौकरी सबको ही कर रहा है, ये बहाना नहीं चलेगा कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम ही करते हैं, हम वो करते हैं, ये सब बहानेबाजी है। पढ़ने वाले पढ़ते हैं गुरु, इसी बीच में पढ़ोगे तभी कुछ होगा। बहाना करोगे तो जिंदगी भर के लिए एक मलाल रह जाएगा। एग्जाम्पल देते चलोगे, पढ़ लेते तो ये हो जाता। लेकिन क्या करे, परिस्थिति ये खराब था। ऐसा नहीं है। हर इंसान जो जन्म लेता है वहीं तक ईश्वर का कृपा होता है। जन्म के बाद इंसान क्या बनेगा ये व्यक्ति के हाथ में होता है और व्यक्ति के ऊपर होता है। इसलिए न भगवान दोषी, न आपके माता पिता दोषी, तुम दोषी हो गुरु। रात दिन पढ़ो, क्योंकि भाग्य बदलने का जो जिम्मा है वो आपके हाथ में है। चलो गुरु, स्प्रिंगिंग टाइगर स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी, किसकी जीवनी है? जीवनी लिखा कौन, ये बात की बात है। जीवनी लिखा कौन, ये बात की बात है। लेकिन पहले बताओ कि किसकी जीवनी है। तो भैया ये जीवनी किसकी है? तो किताब लिखी गई थी, आजादी के बाद लिखी गई,
और इस किताब के लेखक थे ह्यूगो टॉय। इस किताब के लेखक थे ह्यूगो टॉय, इसके लेखक थे, इस किताब के राइटर थे। लेखक कौन थे? ह्यूगो टॉय, नोट कर लीजिए। ये किताब सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। ये पुस्तक किसकी जीवनी है गुरु? क्या हो गया? ये पुस्तक किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। कौन सा भाई? स्प्रिंगिंग टाइगर स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी। ये जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। ये जीवनी लिखा किसने? तो ह्यूगो टॉय ने इस जीवनी को लिखा है। सुभाष चंद्र बोस ने खुद एक किताब लिखी थी। कौन सा? इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल एक किताब सुभाष चंद्र बोस की है। और सुभाष चंद्र बोस के विषय में शुरुआत में ही बताया था। इसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा एक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में, नोट कीजिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कल इंग्लैंड के लंदन में, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड के लंदन में क्या किया? स्थापित किया। लंदन में क्या क्या स्थापित किया था? इंडिया हाउस। इंडिया हाउस। चंद्रशेखर आजाद के बारे में बता दिया हूं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। काकोरी ट्रेन लूटकांड में शामिल थे, लेकिन सबको फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। बाद में 1931 में मुठभेड़ हुआ इलाहाबाद कलफ्रेड पार्क में। 1931 में ही अपनी गोली से खुद मार दिया अपने आप को। भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ लाहौर षड्यंत्र केस में। पूरी कहानी बता चुका हूं पहले भी। मेरा पुराना, एक चीज और बता रहा हूं, मेरा जितना पुराना वीडियो है सबको कम से कम संडे को एक दिन समय निकालिएगा और हर संडे कम से कम 5 वीडियो 6 वीडियो स्पीड बढ़ा कर रिवीजन कर जाइए। पुराना वीडियो का भी रिवीजन करते रहिए। मैं बता रहा हूं बड़ी फायदा होगा। अब धीरे धीरे भूगोल के भी सवाल ला रहा हूं, धीरे धीरे इतिहास के भी सवाल आ रहा है। अब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत के इतिहास के भी सवाल इसमें रहेगा। मॉडर्न श्योर रहेगा, हर दिन कम से कम 10 मॉडर्न हिस्ट्री तो रहेगा। उसके अलावा मेडिवल भी रहेगा, कल से एंशिएंट भी रहेगा, कल से साइंस के भी 10-12 सवाल रहेंगे। टेंशन मत लो गुरु। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को जिस साल नाइटहुड की उपाधि मिली थी उसी साल महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। उसी साल महात्मा गांधी को, उसी साल कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। यही नोट कर लीजिए, एक के साथ 2 आंसर हो जाएगा। हिंद की उपाधि, महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि कब मिली? तो उसी साल मिला जिस साल रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड, और नाइटहुड को ही बोलते हैं सर, सर की उपाधि। या तो बोलो तुम सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि, एक के बात है। तो नाइटहुड और सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में मिला और महात्मा गांधी को भी कैसरे हिंद की उपाधि 1915 में मिला। यह वही 1915 का साल था जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को बैग एंड बैगेज भारत आ गए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आ गए 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं गुरु? 9 जनवरी को हर साल हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। हर साल 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 1915 में भारत लौटे महात्मा गांधी, उसी साल गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली और उसी साल रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा। पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। चलिए आगे आओ गुरु। मार्तंड वर्मा ने निम्नलिखित में से किस काल में त्रावणकोर प्रशासन किया? केरला का एक हिस्सा, सुन लो, दक्षिण भारत में केरल का एक भाग जिसे हम त्रावणकोर कहते हैं, लिख लीजिए। दक्षिण भारत में केरल के अंदर एक हिस्सा है जिसे हम त्रावणकोर कहते हैं। त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा। वो शासन किए 1729 से 1758 तक। त्रावणकोर की बात करें, जब भारत को आजादी मिली तो सुन लीजिए, जब भारत को आजादी मिली तो त्रावणकोर, भोपाल, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, ये कुछ जैसलमेर, जोधपुर, ये भारत में विलय करने से मना कर दिए। भारत में सिर्फ आप 3 को नाम जानते होंगे, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। लेकिन नहीं, जब आजादी मिली तो सब लोग भारत में शामिल होने के लिए हाँ कह दिए। बस ये कुछ राज्य जिसका नाम मैं ले रहा हूं, कौन कौन? भोपाल, त्रावणकोर, जोधपुर, जैसलमेर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर। ये कुल मिला के 7-8 राज्य थे जो भारत में मिलने से मना कर दिए थे। हालांकि बाद में साम दाम दंड भेद लगा के पटेल जी ने सबको भारत में मिला लिया।
खाली जम्मू कश्मीर वाला भाग में दिक्कत रह गया, वो इसलिए रह गया कि जम्मू कश्मीर को मिलाने की जिम्मेवारी पटेल की नहीं थी, गृह मंत्रालय को नहीं था, वो दे दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को, पीएमओ को। जम्मू कश्मीर को मिलाने की जिम्मेवारी दे दिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, पीएमओ, जिसके प्रमुख थे पंडित नेहरू। मामला गड़बड़ा गया, जहां जहां मिला पटेल जी को सब मामला ठीक हो गया, एकदम बढ़िया से भारत में शामिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर का हिस्सा लोकतांत्रिक और शांति प्रिय होने के कारण नेहरू जी ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया पाकिस्तान के नाम। जो रहे उस समय घटना का क्रिटिसाइज करना मेरा कोई अधिकार नहीं है, और न मैं कोई बड़ा इतिहासकार हूं कि मैं उसका विश्लेषण कर सकूं, लेकिन ये कुछ राज्य थे, वही त्रावणकोर जिसके राजा थे मार्तंड वर्मा, इसने तो अपनी आजादी को, पता है आपको, आजादी के, भारत को आजादी मिली और उसके तुरंत बाद त्रावणकोर ने भी आजादी की घोषणा कर दी कि हम भी आजाद हो गए, अलग देश बना लिया त्रावणकोर, पेपर में भी आ गया त्रावणकोर आजाद हुआ, त्रावणकोर आजाद हुआ, त्रावणकोर आजाद हुआ। पटेल जी बोले क्या मतलब है भाई, आजाद हो गया, दिखाए अपना डंडा, 2 मिनट में त्रावणकोर आ गया। तो गुरु त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा 1729 में क्या से लेकर 1729 से लेकर 1758 तक राजा रहे, और केरला का पाठ है ये। और त्रावणकोर भोपाल, जोधपुर, जैसलमेर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर, जम्मू कश्मीर मिलने से मना कर दिया था, बाद में मिलाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जो 18वीं शताब्दी में भारत में उभरा? 18वीं शताब्दी में भारत में उभरने वाला राज्य कौन नहीं था? इसका आंसर कर दीजिए मैसूर। मैं डिटेल में बाद में करूंगा। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूछे कि क्वेश्चन में गलती है, 1929 लिखेगा तब ना जी, 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था तब आंसर होगा, वरना 1893 में, उसके बाद 1909 में और 1929 में, ये तीनों में कांग्रेस सेशन कहां हुआ? लाहौर में। 1893 में भी कांग्रेस सेशन कहां हुआ? लाहौर में। 1909 में भी कहां हुआ? लाहौर में। और 1929 में भी कहां हुआ? लाहौर में। जब 1893 में हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1909 में जब हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय। और 1929 में हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भैया ये तीनों साल में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। लाहौर रावी नदी के किनारे है, नोट कर लीजिए, लाहौर रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब राज्य की राजधानी है। पाकिस्तान में पंजाब राज्य की राजधानी लाहौर है, और लाहौर में रावी नदी के किनारे 1893 में कांग्रेस का सेशन हुआ, 1909 में हुआ, 1929 में हुआ। 1893 में जो लाहौर का सेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1909 में जो लाहौर में सेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, और 1929 में जो सेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चूंकि इन सब में, तीनों में से नेहरू जी ही इसमें है, तो प्री डिफाइंड पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पहली बार अध्यक्ष बने। पंडित नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। पंडित नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1929 में, 1936 में और 1937 में। नोट कर लीजिए, 1929 में लाहौर में पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और 1929 का सेशन विशेष रूप से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बोले सर क्यों महत्वपूर्ण? तो लिखो, 1929 के सेशन में ही पहली बार कांग्रेस पार्टी में तिरंगा झंडा फहराया गया। कांग्रेस पार्टी में पहली बार तिरंगा फहराया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पहली बार अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूरा स्वराज चाहिए गुरु, अब पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 में ही। और 1929 में ही निर्णय लिया गया कि हर साल हम लोग, भले ही पूर्ण स्वराज मिले चाहे न मिले, हर साल हम लोग 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। यानी 3 बात हुआ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, 4 बात हुआ। पहली बार पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में बने, 1929 में ही पहली बार कांग्रेस में तिरंगा फहराया गया, 1929 में ही पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और 1929 में ही यह फैसला लिया गया कि अब हम लोग हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। 1929 का लाहौर अधिवेशन बड़ी ही चर्चित है। इतनी बात अगर याद हो गया तो 1929 से सवाल अगर पूछेगा तो यही से पूछेगा, इतने में से पूछेगा। अब आइए 1936 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस अध्यक्ष थे। 1936 में भी
पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और 1936 में, सुन लो मेरे भाई, नेहरू जी ने बड़े पैमाने पर समाजवाद का प्रचार किया। 1936 का सेशन कहां हुआ था? लखनऊ में। 1936 का सेशन लखनऊ में हुआ और बड़े पैमाने पर पंडित नेहरू ने क्या किया? समाजवाद का प्रचार। क्वेश्चन आता है, नेहरू जी ने समाजवाद का प्रचार प्रसार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसी अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे राजा और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है। पंडित नेहरू ने 1936 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की और कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, मुझे राजा राजकुमारों में कोई भरोसा नहीं है, मैं एक समाजवादी हूं, गणतंत्रवादी हूं, मैं एक समाजवादी हूं, मैं एक गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजा और राजकुमार में कोई भरोसा नहीं है। ये बात कहा था? पूछा जाता है किसने कहा ये लाइन? ये लाइन नेहरू ने कहा। और कब कहा? 1936 में समाजवाद का प्रचार करते हुए। और 1937 लिखिए, यह हुआ था फैजपुर में। फैजपुर लिखो, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, कांग्रेस का गांव का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, कहां हुआ? फैजपुर में। और कब हुआ? 1937 में। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 बार, 3 बार तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 5 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। अंतरिम सरकार में, आजाद भारत के, और फिर चुनाव लड़ के 3 बार। पंडित नेहरू कुल 5 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, ये भी नोट कर लीजिए। और पंडित नेहरू का 3 किताब जरूर याद कर लीजिए। पहली किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दूसरी किताब ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और तीसरी किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम। नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम अहमदनगर जेल से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित नेहरू को अहमदनगर जेल में बंद किया गया और उसी जेल से अपनी बेटी इंदिरा को चिट्ठी लिखते थे। उस चिट्ठी का जो कंपाइल है उसी को बोलते हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये किसने लिखा? पंडित नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसा पंडित नेहरू ने लिखा। नोट कर लीजिए, भारत के 5 बार प्रधानमंत्री रहे। और पंडित नेहरू ने ही चीन के साथ 1954-55 में पंचशील समझौता किया था। पंचशील समझौता आ गया। ये किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? कल चर्चा किया हूं। कौन सी सरकार थी? किसकी सरकार थी? तो मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 1978 में। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी, इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई थी क्योंकि उस समय देश में उन्होंने आपातकाल, बिना मतलब के आपातकाल, बिना मतलब की इमरजेंसी लगा दिया और सभी लोगों की बोलती बंद कर दी। जिन्होंने बोला उन्हें जेल में ठूंस दिया। जिस पत्रकार, जिस मैगजीन ने बोला उसकी मैगजीन बंद करा दी गई। पूरी तरह से देश में लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया और देश में बिना मतलब का आपातकाल लगा दिया गया। इससे पूरे देश की जनता दुखी थी। और 1977 में चुनाव हुआ, 75 में लगा आपातकाल और 2 साल बाद ही जब 77 में चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गई और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। और पहली बार आजादी से लेकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी ही केंद्र में जमी हुई थी। पहली बार 1977 में चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल किया गया चुनाव के माध्यम से और जनता पार्टी की सरकार बनी। और मोरारजी देसाई क्या बने? भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ये 1977 से लेकर 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और 1978 में इनके ही शासनकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन आया। 44वां संविधान संशोधन आया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 1978 से पहले 7 मौलिक अधिकार थे। जब संविधान बना था तो 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको याद कर लीजिए। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको भी नोट कर लीजिए। आगे आइए, मानव रक्त का पीएच। आप कहते हैं साइंस के सवाल नहीं रखते सर, साइंस के भी सवाल हैं गुरु। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। इससे बेहतर सीरीज आपको नहीं मिलेगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, जहां भी हो सकता है सेशन को शेयर
शेयर कर दो लगातार। और कोई शिकायत हो तो जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूं। कोई डाउट हो या कोई चीज हमको सुझाव देना चाहते हैं तो बताइए, इसका आंसर भी बताइए। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच जो होता, मानव रक्त जो है एसिड नहीं होता, बेस होता है। मानव रक्त क्या होता है जी? बेस, यानी क्षार होता है। क्षार आपको पता है ना, 7 बीच में है, 7, जिसका पीएच मान 7 होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं। वो न एसिड होता है न बेस होता है, न वो अम्ल होता है न क्षार होता है, उदासीन होता है। जिसका पीएच मान, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो होता है अम्ल। वो क्या होता है जी? अम्ल, वो होता है एसिड। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो होता है क्षार। नोट कर लीजिए। तो 7.4, ये मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। इसका मतलब 7 से ज्यादा हो गया, मतलब कैसा होता? क्षार। अगर एसिड होता तो सब जलाइए देगा, पूरा नस जल जाएगा आपका। गुरु, मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। चलिए आगे आ जाओ। किस विटामिन की कमी से, इसको नोट कर लीजिएगा, 7 से कम तो अम्ल एसिड और 7 से ज्यादा तो क्षार, भूलना मना है। किस विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी मालूम पड़ती है? गर्दन की ग्रंथि सूज जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है। किस विटामिन की कमी से गर्दन का जो हड्डी है, ग्रंथि है, वो स्वेलिंग हो जाता है यहां पर। और किस विटामिन की कमी से हड्डी कमजोर हो जाता है? किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नाम का बीमारी होता है? उस सब का उत्तर है विटामिन डी। विटामिन डी जो सूर्य के प्रकाश में सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह जब सूर्योदय हो रहा होता है उस समय यदि बैठते हैं सूरज के सामने तो विटामिन डी, कौन सा ऐसा विटामिन है जो नेचर से डायरेक्ट हमको मिलता है? वो है विटामिन डी। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो नाम है कोले कैल्सीफेरॉल। कोले कैल्सीफेरॉल, नोट कर लीजिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम कोले कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी के कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। रिकेट्स या इसी को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी से ही ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स नाम की बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी का नाम क्या है? कोले कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन सी का नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड लिखो। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर हो जाता है, गर्दन की ग्रंथि सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, हड्डी की कमजोर हो जाता है, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? कोले कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी? स्कर्वी होता है। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की अधिकता से क्या होता है? टॉक्स। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। आयोडीन कम हो जाए, नमक में आयोडीन पाया जाता है, नमक में या समुद्र के पानी में आयोडीन मिलता है। समुद्र में पाए जाने वाले जितने घास हैं, समुद्र में पाए जाने वाले जितने पौधे, नोट करो, समुद्र के घास, समुद्र के शैवाल, शैवाल मतलब एल्गी, समुद्र के शैवाल यानी एल्गी, समुद्र के शैवाल और समुद्र के जो घास हैं, समुद्र के जो पौधे हैं, उसमें भी भारी मात्रा में आयोडीन मिलता है। नमक जो होता है उसमें भी आयोडीन मिलता है। आयोडीन की कमी हो जाए तो गला सूज जाता है, गला लटक जाता है नीचे, उसी को ग्वाइटर कहते हैं। और आयोडीन की अधिकता हो जाए, कमी से ग्वाइटर, आयोडीन ज्यादा हो जाए तो उससे होता है टॉक्सिक ग्वाइटर। नोट कर लो, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर और आयोडीन की अधिकता से टॉक्सिक ग्वाइटर। नोट करिए। अच्छा, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। एक और बीमारी होती है जेरोप्थैल्मिया। जेरोप्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी और जेरोप्थैल्मिया, ये बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। अब विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता, आपके जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो कम हो जाता है। अब विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता। विटामिन के की कमी से ब्लड में, लिख लो, विटामिन के की कमी से ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता। एक बार हाथ कट गया तो खून बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, कितना दबाओ खून बंद नहीं होगा, इसका मतलब विटामिन के की कमी है। हालांकि अगर आपके अंदर एक और बीमारी होती है, होमोफीलिया,
अगर वो भी है तब भी ब्लड रुकता नहीं है, बहता ही रहता है। लेकिन अगर विटामिन, ऐसा नहीं कि विटामिन खून बंद ना हो रहा तो होमोफीलिया ही है, ऐसा नहीं है। हेमोफीलिया से भी हो सकता है या फिर विटामिन के की कमी हो सकता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में ह्रास, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जेरोप्थेल्मिया, विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ये सब नोट कर लीजिए। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? यकृत, लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। उपास्थि, कार्टिलेज किस अंग में पाया जाता है? जल्दी बताओ, कार्टिलेज कहां पाया जाता है? हड्डियों में, त्वचा में, रक्त में, नाखून में? जल्दी बताओ, आसान सवाल है। जल्दी एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग हैं जल्दी बताओ गुरु। बताइए, मानव शरीर के किस भाग में कार्टिलेज पाया जाता है? आसान सवाल है। नाम है अस्थि। अस्थि माने हड्डी, तो हड्डियों के जोड़, हड्डी के दो हड्डी के बीच में जो जोड़ होता है वहीं पाया जाता है कार्टिलेज। आगे आइए, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? ये आसान सवाल है। रक्त को फिल्टर कौन करता है? खून को शुद्ध कौन करता है? ज्यादा प्रोटीन खा लीजिएगा, नाइट्रोजन वाला चीज ज्यादा खा लीजिएगा, प्रोटीन ज्यादा खा लीजिएगा, तो जो आपका छन्ना है, जो खून को छानता है, वो छन्ना खराब हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। अंग्रेजी में बोलते हैं किडनी, हिंदी में बोलते हैं गुर्दा। अंग्रेजी में बोलते हैं किडनी या गुर्दा। आगे आइए, कालाजार बीमारी किसके कारण होता है? कालाजार, कालाजार बीमारी किसके कारण होता है? कालाजार हो गया। कालाजार के अलावा और कौन कौन सी बीमारी है? मलेरिया, मलेरिया, उसके बाद फाइलेरिया, उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, सिकनेस। ये सब बीमारी प्रोटोजोआ से होता है। सारी बीमारी प्रोटोजोआ से। मलेरिया, फाइलेरिया, मलेरिया, फाइलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, ये सब प्रोटोजोआ से होता है। अब फंगस से, जितना तंग करने वाली बीमारी है, खड़ा है लेकिन चैन में नहीं है, तो समझ जाइए कि फंगस वाला बीमारी है। दाद, खाज, खुजली, और जो आगे से बाल उड़ जाता है, ये सब किसके कारण? फंगस। भैया एथलीट फुट लिखो, कौन कौन बीमारी फंगस से कौन कौन बीमारी होता है? तो लिखो एथलीट फुट, एथलीट फुट, दाद, खाज, खुजली, गंजापन, बैल्जनेस जिसको बोलते हैं, और कौन सा? एथलीट फुट। ये सब बीमारी फंगस से होता है। नोट करो, जितना तंग करने वाली बीमारी है, चिढ़ाने वाली बीमारी है, सब फंगस से। दाद, खाज, खुजली, गंजापन, और कौन सा? एथलीट फुट। वायरस से कौन सी बीमारी होती है? वायरस से कौन सी बीमारी होती है गुरु, पता है आपको? तो वायरस से होने वाली बीमारी, इसका मैं ट्रिक बताया था आपको, एक बार याद होगा। बताया था ना, AHM को कुत्ता काटने से पैर में पोलियो, पेट में खसरा, मुंह में चेचक होने से इन्फ्लुएंजा होने का डर है। टाइम कम इसलिए नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन इंसान जाइए। एड्स, हर्पीज, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, पोलियो, खसरा, चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस से होता है। और बैक्टीरिया से कौन कौन होता है उसका भी ट्रिक बताया था एक दिन, पुराना वीडियो देखिएगा। CNS को LPG से, D² T³ होने से काली खांसी होने का डर है। CNS, C से कॉलरा, L से निमोनिया, S से सिफिलिस, LPG से, L से लिप्रोसी, P से प्लेग, G से गनोरिया, और डबल डी मतलब एक D से डायरिया, दूसरे D से डिप्थीरिया, और ट्रिपल T ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, और टिटनस, और काली खांसी। ये सब बैक्टीरिया से होता है। एक सवाल नहीं छूटेगा गुरु, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। बेरी बेरी बताया हूं अभी तुरंत। बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? थाइमिन। इससे बेरी बेरी होता है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी और जेरोप्थेल्मिया। विटामिन सी, इसका वैज्ञानिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। इससे जो बीमारी होता है उसका नाम है स्कर्वी। अब विटामिन डी बता चुका हूं। आगे आ जाओ।
बस 33 सवाल हैं, सॉरी 33 सवाल हैं। कैसा लगा आज का सेशन? आज हम लोग यहीं तक करेंगे। आपको आज का सेशन कैसा लगा? मजा आया गुरु तो एक बार लाइक कर दो। और आपसे एक आग्रह है कि सेशन को जितना ज्यादा हो सके, अगर आप लोग हमारे सेशन को पसंद करते हैं, 600 लोग सेशन को देख रहे थे, अगर 600 लोग कम से कम हर लोग 10 लोगों को शेयर करेगा तो सब मिला के 6000 जगह शेयर होगा। तो प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत जल्द 71 बीपीएससी और बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं बिहार दरोगा का भी सीरीज, और टीचर का एक महामैराथन सीरीज ही शुरू होगा हमारे सेशन। इस सेशन में जैसे ही थोड़ा टाइम मुझे मिले, थोड़ा सा बैक मिले नौकरी से, तो हम लोग 3-3 घंटे का सीरीज भी करेंगे। तो कैसा लगा आज का सीरीज? एक बार ईमानदारी से बताइएगा, बिना मतलब कि हमारी तारीफ मुझे सुनने की आदत ही नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे प्रयास से आप सफल होंगे। सफलता में 80% आपका खुद का रोल होता है। कोई टीचर कोई कोचिंग भांज लेके हम ही करवा देते हैं, हम वो करवा देते हैं, ये गलत बात है। 80% रोल बच्चे का होता है, 20% हम लोग योगदान दे देते हैं। जो योगदान मैं दे रहा हूं वो योगदान कैसा लगा एक बार ईमानदारी से बताइएगा। और बहुत अच्छा लगा तो प्लीज शेयर दिस सेशन, शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाइएगा। और कैसा लगा सेशन बताइएगा और सुझाव भी दीजिएगा। और सेशन को लाइक नहीं तो लाइक कर देना गुरु, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर शाम को 7 बजे एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद, खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खिलखिलाते रहिए, और खूब खाइए पीजिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल।